तो आपके हिसाब से कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल है? या पहला अभी यूबॉन ने होम अप्लायंसेस लॉन्च किए, दूसरा फूड इंडस्ट्री, तीसरा आज भी इंडिया के टायर 2 टायर 3 में ज़्यादा पोटेंशियल है क्या, और है तो कैसे है? सर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि रीज़न क्या है कि वहीं पर मेन पॉपुलेशन है। सर, जो आज बिजनेस फेल हो रहे हैं उनके फेल होने के पीछे क्या क्या वो कारण? जो फेल हो रहे हैं ना वो ना कहीं बैकफुट पे रहते हैं। दे आर नॉट रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। वो फ्लेक्सिबल नहीं है टीम पे पैसा लगाने के लिए। एक जो पूरे विश्व में जो वॉर छिड़े हुए हैं, इसका बिजनेस में आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होगा? और दूसरा, जो एआई का इतना हुआ बना हुआ है पूरे देश में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जिस लाइन में मैं हूँ उस लाइन में कभी बंदा आता ही नहीं। अरे भाई, मोबाइल तो चार्ज कर रहे हो ना, केबल तो चाहिए आपको, म्यूजिक तो सुन रहे हो ना, एंटरटेनमेंट तो पूरा ले रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि यूथ का होना ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में, या एक्सपीरियंस लोगों का होना ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में? चित्रेश जी, कल्पना कीजिए 2000 की शुरुआत में जब भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों का दबदबा था। फिलिप्स, सैमसंग जैसी कंपनियों ने पूरे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे कब्जा किया हुआ था। एक इंडियन ब्रांड को उस समय अपना स्पेस बनाना एक असंभव जैसा लगता था, लेकिन कुछ लोग असंभव को संभव करने में बिलीव करते हैं, और उनमें से एक हैं ललित अरोरा। ललित अरोरा जी ने मार्केट के एक गैप को देखा जहां इंडिया के कस्टमर प्राइस सेंसिटिव थे, जहां वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहते थे और कम प्राइस में चाहते थे। बड़े ब्रांड केवल केटर कर रहे थे बड़ी सिटी, पर इन्होंने देखा कि टायर 2 टायर 3 सिटी में भी बहुत सारा स्कोप है और वहां लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं। बस इसी गैप को समझा और उन्होंने अपना ब्रांड बनाया यूबॉन, जो मेक इन इंडिया है, बिल्ड इन इंडिया है और इंडिया के माइंडसेट के, इंडिया के कंज्यूमर के हिसाब से काम करता है। इनकी टैगलाइन है यू बॉर्न टू बी फ्री। वो कस्टमर जो क्वालिटी चाहते थे पर बहुत प्राइस पे नहीं करना चाहते थे, उनको इन्होंने अपना टारगेट कस्टमर बनाया और अपने बिजनेस को बिल्ड किया। आज यूबॉर्न सिर्फ एक ब्रांड नहीं, वह प्रूफ है कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप तब बहुत अच्छा काम कर सकती है जब वो खुद को मार्केट से बेहतर ना समझे। आज हेडफोन से लेके स्पीकर से लेके पावर बैंक से लेके सब कुछ यूबॉर्न बनाता है, और भारत के 3000 सिटीज में इनके चैनल पार्टनर, इनके वेंडर, इनके डिस्ट्रीब्यूटर, इनके पार्टनर्स हैं। तो आज हम बात करेंगे उस जर्नी की जो एक सपने के साथ शुरू हुई, स्ट्रगल के साथ गुजरी, और एक ऐसे ब्रांड की जिसने मेड इन इंडिया माइंडसेट के साथ शुरू किया। जेंटलमैन, विजनरी और एक मेक इन इंडिया, बिल्ड इन इंडिया, ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप का एक जीता जागता उदाहरण ललित भाई। ललित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चित्रेश भाई, थैंक यू जी। तो ललित जी, मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जिस समय पे बड़े बड़े ब्रांड मतलब सैमसंग, एलजी, अकाई, ये सारे देश में दिग्गज ब्रांड थे, उस समय आपके मन में ये डेयरिंग कैसे आई कि मुझे अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए? इसका क्रेडिट ना हमारे डैड को जाता है। डैड कहते थे, यार पुत्र, यार अपने इंडिया में ना कोई ब्रांड नहीं है, अपने इंडिया ब्रांड सारे, कोई फिलिप्स बेच रहा है, कोई सोनी बेच रहा है, कोई अकाई बेच रहा है। आपने बड़े पुराने ब्रांड्स का नाम ले दिया आपने। तब एक चाइनीज ब्रांड आता था, कोंगली आता था, बीपीएल भी निकाल के रखता था। हाँ। तो फिर डैड का ये विजन था। डैड कहते हैं, यार बच्चों, अपना ब्रांड करना है यार, अपने इंडिया का ब्रांड जो हम ठोक के बेचें। बहुत बढ़िया। तो बस वो वहीं से हमने डैडी के विजन को हमने प्रैक्टिकल किया, अपना ब्रांड स्टार्ट किया। तब किसी का ब्रांड नहीं होता था इस लाइन में, इंडिया में किसी का ब्रांड नहीं होता था। तो फिर हम लोगों ने कहा, यार क्यों दूसरे का ब्रांड करना है यार, बाहर वालों का अपना ब्रांड करते हैं ना, पॉकेट फ्रेंडली करते हैं, जो इंडिया में सबके पॉकेट फ्रेंडली मैच करे। हम लोग टर्नओवर पे खेलने वालों में थे, वॉल्यूम में, क्वांटिटी में। तो हम लोगों ने फिर यूबॉन को लॉन्च किया। ओके। हाँ जी। तो सर, लॉन्च तो चलो कर लिया, पर जब आप इतने बड़े ब्रांड के साथ टक्कर लेंगे, हाँ जी, उनका मार्केट तो थोड़ा बहुत आप डिसरप्ट करेंगे ही करेंगे। तो सर, चैलेंजेस भी बड़े आए होंगे। हाँ जी। और हो सकता कुछ ब्रांड ने आपको तकलीफ भी दी होगी। तो इनिशियल डेज में जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, तो सर कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो लगता था कि यार ये बड़ा चैलेंज है? बॉस, इसमें ना मैं आपको बताऊं, किसी ब्रांड ने उस टाइम पे कोई चैलेंज नहीं दिया। क्योंकि रीज़न बताता हूँ कि वो जितने भी हम ब्रांड्स का नाम ले रहे हैं ना, ये सब ना, मतलब आप ये लेके चलो, जितने रिच कैटेगरी थी ना, ये उनके लिए थे। अब जो मेरे जैसे जो भाई लोग थे वहाँ पर टीयर 2 टीयर 3 में, जिनको पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहिए थे, तो उसके लिए तो वो पूरा सेगमेंट ही गायब था। तो हम लोगों ने वहाँ पर सेंध मारी, क्योंकि सेंध क्या मारी, वो तो पूरे ब्लैंक एरिया था, खाली था, तो पूरा खाली था। हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने अच्छी खासी मार्केट बनाई, वहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम किया। तो अब पॉइंट ये आया कि हम लोग टर्नओवर पे कैसे खेलें। हमें था क्वांटिटी खेलने का मतलब शौक,
मतलब वॉल्यूम करें और पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में छा जाएं। मतलब हम बड़ी कैटेगरी, बड़े रिच, अल्ट्रा रिच को फोकस नहीं कर रहे थे। हाँ, हम उस exactly। कैटेगरी को फोकस कर रहे थे जिस पर इनका तब तक ध्यान नहीं गया था। नहीं गया था, बिल्कुल नहीं गया था। तो हम लोग पहले ऐसे ब्रांड थे जिन्होंने 3 रुपीज़ या 3.5 रुपीज़ या 4 रुपीज़ का ईयरफोन लॉन्च किया। हम लोग पहले ऐसे ब्रांड थे जिसने हेडफोन लॉन्च किया 10 रुपीज़ का। ये मैं आपको बहुत पहले की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग थे जिन्होंने बहुत सस्ती में केबल और चार्जर निकाले। तो वी वर ऑलवेज द फर्स्ट मूवर अपनी कैटेगरी में। टियर 2 टियर 3 को तो हमने बहुत अच्छी पेनिट्रेट किया। तो सर, जब बिजनेस शुरू करने का मन में आया तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको ऐसा लगा कि यार नाउ ये बिजनेस को मैं बहुत बड़ा बना सकता हूँ और अब मुझे सीरियस होकर इसी बिजनेस को डीप डिग करना है? चित्रेश जी, हमारे पास ना कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। या तो ये हुआ हो कि मैंने MBA करी हो कि हाँ जी चलो ठीक है मैं किसी बड़ी कंपनी में लग जाऊँ, या तो ये हो कि मैंने PhD करी हो कि मेरा बैकअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है कर लूँ। मुझे पता था मेरे डैड का बिजनेस है, चाहे बूटस्ट्रैप कंपनी थी, 4x4 से शुरू किया था हमने, छोटी सी दुकान से शुरू किया था। तो कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। बस हमारा, मेरे और मन भाई का यही टारगेट था कि हमने बिज़नेस को और ऊपर लेके जाना है। हमने वो नॉर्मल दुकानदार नहीं बनना कि यहीं पर ऐसे बैठे रहो, काउंटर पे वेट करते रहो, कस्टमर की शटर खोलो, वही टिफ़िन खोलो लोहे वाला, कस्टमर आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा। हमने हमेशा ये सोचा यार मतलब और बेस्ट करना है, और बेस्ट करना है। तो हम लोग ना वेट करने वालों में से नहीं थे कस्टमर की। बस हमें डैडी बार बार बोलते थे और बच्चों नया क्या कर सकते हो। हमें डैड ने हमेशा इनकरेज किया। डैड ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि बच्चों ऑडियो एक्सेसरीज़ के पीछे पड़ जाओ, 365 डेज़ का काम है, ये लाइन ऐसी है कभी नहीं मरेगी। आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए हर घर में ऑडियो एक्सेसरीज चाहिए। अब तो मोबाइल जब से बढ़ गए और चाहिए, ट्रैवल कर रहे हैं पावर बैंक चाहिए, ट्रैवल कर रहे हैं आपको हेडफोन चाहिए, घर पे बैठे हैं चार्जर चाहिए, म्यूजिक सुनना है, वर्कआउट कर रहे हैं हेडफोन चाहिए, TWS चाहिए, क्या नहीं चाहिए आपको। तो 365 दिन का काम है। हाँ जी, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में आपके फादर ने निभाया जिस Exactly। बिजनेस की हाँ जी, हम बात करें। हाँ जी, हाँ जी। हमारी पर्सनल लाइफ में बड़ा ग्रूम किया डैड ने। पर्सनल लाइफ डिसिप्लिन थी तभी तो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर रहे थे। राइट। हाँ जी, कुछ पुरानी फोटोज भी मैंने आपकी देखी थी जहाँ हाँ आप जी। सच में एकदम रियल दुकानदार दिखते थे। हाँ जी, हाँ जी, पूरा गोलू मोलू चेहरा। हाँ, तो रियल दुकानदार से एक स्टार्टअप वाले फेज में कैसे आना हुआ, कब मन में ये क्लिक हुआ कि यार मुझे तो अपनी वो गल्ले को छोड़ के अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है? नेक्स्ट लेवल का कब वो शॉट कब क्लिक हुआ और उस क्लिक होने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? आपका, आपके भाई का, फादर का, या तीनों का? ठीक है, पहली बात तो जब हम दुकानदार थे ना, मैं ईयर 2000 में डैड के साथ जाना स्टार्ट हो गया था। मन भाई मेरे चले गए थे लॉ करने के लिए अपना, और मैं डैड के साथ स्कूटर पे बैठ के, रेंट वाले घर पे रहते थे, स्कूटर बैठ के जाता था लाजपत राय मार्केट। छोटी सी दुकान होती थी, खोलते थे, कस्टमर की वेट करते थे, और चेहरा भी गोलू मोलू था। 88 kg था अराउंड वेट मेरा, ठीक है। कोई इतना वो नहीं था कि ये डिसिप्लिन लाइफ हो, ठीक है, कोई ज़्यादा फिटनेस पे भी नहीं था। फिर 12-13 साल दुकानदारी करी अच्छी तबीयत से, 14-15 साल आराम थे, गले पे बैठे रहे। फिर एक दिन मैं एक सेशन लेने चला गया, सीखने गए। विवेक बिंद्रा जी का मैं सेशन लेने गया। तो वहाँ पर उन्होंने कहा अगर तुमने आगे बढ़ना है लाइफ में तो गले वाली दुकानदारी छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा यार गले वाली दुकानदारी कैसे छोड़नी पड़ेगी यार, गला तो मेरा यार परफेक्ट है यार, वेटिंग चलती रहती है कस्टमर की यार, 1-1 घंटा वेटिंग चलती थी यार। जितने जो मेरे कस्टमर जो अभी ये देख रहे होंगे उनको पता है भैया के यहाँ तो 1-2 घंटे से कम की वेटिंग, जैसे खाने वाले के यहाँ वेटिंग चलती थी वैसे मेरे यहाँ वेटिंग चलती थी। हम लोग तो बोलते थे सर आप 1 घंटे बाद आइए तब तो माल निकलेगा। मैंने कहा यार ऐसे कैसे गला छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जो हमें बताया बिंद्रा जी ने, तो मैं और मन भाई बहुत थैंकफुल है उनके। उन्होंने कहा देखो अगर बच्चों तुम्हें बड़ा करना है तो गले से हटना पड़ेगा। हाय मेरा गला, हाय मेरा गला। मैक्सिमम बंदे इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो दुकानदारी तक रह जाते हैं। हमने 2016 में वहीं से डिसाइड कर लिया, डैड को बड़ी मुश्किल से मनाया कि डैड हमने हार्ड वर्क नहीं, हमने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही फ़र्क होता है। हार्ड वर्क होता है चलो भाई सुबह बंदा जा रहा है गधे की तरह जा रहा है, पूरे दिन दुकान पे बैठा हुआ है, रात को वापस आ रहा है, उसको लगता है आज तो मैंने बड़ा बेस्ट किया। स्मार्ट वर्क क्या होता है, टाइम वही रखो, सुबह सुबह ही जाओ, पूरे दिन अपना पीछे बैठ के प्ले करो, टीम बनाओ, टीम को चलाओ। देखो आपने इंडिया में कौन सी जगह पे आपको पेनिट्रेट करना है, कौन सी जगह आपकी अभी ब्लाइंड स्पॉट बनी हुई है, ब्लैंक स्पॉट है जहाँ पर आपका काम नहीं चल रहा, वहाँ पर आप उसको भरो। क्योंकि आप दुकान पर बैठे रहोगे पूरे इंडिया पे, आप ग्राउंड जीरो पे नहीं जा सकते। आप पीछे हेडक्वार्टर बैठे होगे तो आप कभी भी आप टूरिंग करके आप ग्राउंड जीरो पे जा सकते हो, आप बड़ी पिक्चर देखोगे आप पीछे बैठ के। तो बस वहीं से हमने टर्न अराउंड किया। 2016 तभी बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो 5x जो हुआ वो 2016 के बाद हुआ, पीछे हेडक्वार्टर में जाके।
तो सर जब आपने 2016 से अपने आप को शिफ्ट किया, हाँ जी, हाँ जी, तो 2 प्रकार के चैलेंज 100% आए हाँ होंगे। जी, एक हाँ तो जी, अपने खुद के माइंडसेट को शिफ्ट राइट, करना, पेरेंट्स को मनाना, हाँ जी, जो ट्रेडिशनल बिजनेस इतने एग्जैक्टली, समय से कर रहे हाँ हैं, जी, उनका ये भ्रम तोड़ना कि नहीं इससे बड़ा किया जा सकता है हम्म, ना। एक तो ये चैलेंज पक्का आया राइट, होगा। हाँ जी, दूसरा रिस्क भी लगी होगी, दिमाग में राइट, रिस्क जरूर आया होगा कि यार मैं इसको छोड़ के कुछ और कर रहा हूँ, ऐसा ना हो वो भी जाए और ये भी इस पे जाए, भी ध्यान ना हाँ रहे तो हाँ ये भी हाँ हाँ, चला जाए। राइट, तो क्या ऐसी रिस्क महसूस हुई उस समय जब आपने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने बिजनेस में, ठीक है। और उसको कैसे हाँ डील जी, किया? मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि मॉम डैड को, चलो मॉम तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, मॉम तो हमारी बड़ी सीधी सादी थी हैं, ठीक है। डैड कहते यार बच्चों चला चला है, गला छोड़ के पीछे जा रहे हो। हमने कहा डैडी पहली बात तो जैसे आपने ट्रस्ट दिखाया ना अपने दोनों बच्चों पे इतने सालों से, और दिखाओ। आप ये मत सोचो कि हमारे हड्डों में राम पड़ जाएगा, ये हम घर पे बैठ जाएंगे। हमारा टाइम वही रहेगा, टाइम वही, सुबह 9 o'clock हम पहुंचेंगे ऑफिस, वही रात को सबकी टीम के जाने के बाद हम जाएंगे वापस घर। आप उसकी टेंशन ना लो, अब हमने बड़ी पिक्चर देखनी है। और टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डैड ने बड़ा सपोर्ट किया। डैड कहते जाओ बच्चों ठीक है करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। फिर हम पीछे हेडक्वार्टर गए, और जो हमने चेंज किया, ये नहीं कि हमने उसी दिन हमने गल्ला अपना बंद कर दिया, हमने वो नहीं बंद किया, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, वो हमने किसी और समझदार भाई को दे के कि भाई अब आप देखो, अब आपका गल्ला है, हम पीछे जा रहे हैं। हम चले गए पीछे बड़ी पिक्चर देखने के लिए। तो एक तो ये हमने ओवरकम किया, ठीक है। डैड को बताया, डैड ने बड़ी सपोर्ट करी। अब आते हैं दूसरा, पहली बात तो हमने ना लाइन नहीं चेंज करी, लाइन तो हमारी वही थी, बस उसी लाइन को कैसे एक्सपेंड करना था ऑल ओवर इंडिया में, बस वो हमने माइंडसेट चेंज किया। माइंडसेट में थे कुछ क्वेश्चन, लेकिन जहाँ पर रिस्क नहीं है ना, वहाँ पर आप कभी हिट ही नहीं हो सकते। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और वो भी बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क था। कैलकुलेटिव रिस्क ऐसा था कि जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो गया कि यार हमने बैठना नहीं है, यार टीम बनानी है और खुद ग्राउंड जीरो पे उतरना है। ग्राउंड जीरो पे जाने का मतलब है कि आप खुद कस्टमर्स के एरिया में जा रहे हो, दिल्ली वाले एरिया में नहीं, अदर देन दिल्ली। फ्लाइट पकड़ के जा रहे हो, ट्रेन पकड़ के जा रहे हो, जहाँ पर जैसा साधन है, लेकिन आप बार बार टैपिंग करते रहो, वहीं पर आपको कृपा मिलेगी। एक दो बारी टूरिंग करने से कुछ नहीं होता, बार 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 बार। अगर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, आप फ्रंट से होके आप पीछे कॉर्पोरेट ऑफिस में चले गए, तो आपका और ड्यूटी बनती है कि आप और पेनिट्रेट करो और अपना जस्टिफाई करो कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही था। तो बस इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो लगता है आपके गेम में सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो यही था कि जब आपने कस्टमर को टैप किया, तब आपको रियल ज़रूरतें पता चली कि यार कौन सा ऐसा मार्केट है, कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं राइट, जिनको मैं केटर कर सकता हूँ। एग्जैक्टली 2016 में यही हुआ। जैसे ही हमने चेंज किया, हमें उसी वक्त पता लगने लग गया यार कई मार्केट ऐसी हैं, कई कस्टमर ऐसे हैं जिनको अभी तक हमने टैप ही नहीं किया। हमने फिर वहाँ पर अपनी जो फाउंडेशन थी वहाँ पर लगानी चालू करी, और टचवुड आज की डेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। पहले हम लिमिटेड एक्सेस था हमारा कस्टमर्स को, कस्टमर आते थे, वॉकिंग कस्टमर आते थे, तो बस वही था। लेकिन जैसे जैसे हमने कस्टमर के पास जाना चालू किया, हमें पता चलने लग गया यार ये डिमांड है, वो डिमांड है, और अपने आप को अपडेट कैसे करनी है। क्योंकि आज की डेट में ना हमारी लाइन में ना बहुत सारी चीज़ें ना बड़ी जल्दी चेंज होती हैं, कस्टमर का टेस्ट, टेक्नोलॉजी, मॉडल्स। और सबसे बड़ी बात है, पहले कंपटीशन कम था कंपटीशन, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन मोबाइल के आने की वजह से जैसे ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब कंपटीशन और ज़्यादा हो गया। लेकिन हम लोग खुश हैं कि कंपटीशन है तो हम अपने टोस पे हैं, कंपटीशन नहीं होगा तो हम तो अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, हम तो और हमारा और हसल मोड हमारा ऑन हो जाता है। तो बस यही माइंडसेट है। ग्रेट। हाँ जी। तो सर आप में, मनदीप भाई में और पापा में, तीनों में कौन सा फ्रंट फुट पे खेलने वाला खिलाड़ी है, कौन हाँ सा जी। बैक फुट को संभालने वाला खिलाड़ी हाँ है, जी। और कौन सा मैनेजमेंट का कीड़ा है? तीनों में क्या क्या एक्सपर्टीज है? अच्छा, क्या बात है। ये तीनों ना एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये केस बाय केस डिपेंड होता है। मैं आपको बताऊं, हम तीनों क्या, डैड ने हम दोनों भाइयों को इक्वली ट्रेंड किया है। वो अलग बात है कि मैनेजमेंट मैं देखता हूँ, प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी वो हमारे भ्राताश्री देखते हैं, मनदीप भैया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाँ, भाई रिसर्च एंड देखता है। डेवलपमेंट मन भैया का, जबकि इनपुट मैं देता रहता हूँ, मैं अपनी सजेशन देता हूँ, लेकिन मैं इन लास्ट में बोल देता हूँ ब्रदर ये तेरा ही शॉट होगा, क्योंकि मुझे पता है उसका फोटे है। और मैनेजमेंट में जब मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं मन भाई से सजेशन लेता हूँ कि ब्रदर ये ऐसे है, मैनेजमेंट बोल लीजिए, ऑपरेशंस बोल लीजिए, ये सारा मैं ही देखता हूँ, ठीक है। लेकिन हम दोनों ब्रदर ऐसे ट्रेंड हैं अपने डैड के थ्रू कि अगर एक ब्रदर 15-20 दिन नहीं है तो दूसरा भाई आगे फ्रंट फुट पे आ जाता है। तो ये नहीं कि हाँ जी मन भैया नहीं है, ललित भैया नहीं तो काम रुक जाएगा। हम दोनों के प्रोटोटाइप बने हुए हैं, जिसे कंपनी एक बंदे पे डिपेंड नहीं है। तो आज की डेट में कंपनी टीम पे डिपेंड है, एक बंदे पे, इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं है। ललित भाई, आप ट्रेडिशनल बिजनेस से अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन किए। आज ट्रेडिशनल बिजनेस का हर एक बिजनेसमैन के मन में एक सवाल है कि जो कंपटीशन हो रहा है, लोग बोलते हैं गला काट कंपटीशन हो रहा है, बहुत भारी मंदी है, वॉर के कारण मंदी है, ये मंदी वो मंदी। तो
तो ये मंदी वाले चैलेंजेस तो आपको भी आए होंगे और आते रहते होंगे। इस मंदी वाले शब्द से कैसे फाइट करते हैं और कैसे ओवरकम करते हैं? क्योंकि आपका बिजनेस तो मैंने डेटा देखा लगातार ग्रोथ ही हो रहा है, लगातार जे कर्व भी बना रहे हैं आप। तो ये मंदी को कैसे फेस किया और कैसे ओवरकम किया? मैं आपको बताऊं, मैं ना सब भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, मंदा मंदा कुछ होता नहीं है। मंदा ना माइंड में होता है, मंदा जेन्युइनली माइंड में होता है। और अभी बताता हूँ उसको ओवरकम कैसे करते हैं, वो कहाँ पर छुपा हुआ है। क्या हुआ 2003 में या पता नहीं 2004 में मैं बैठा हुआ था काउंटर पे, 4x4 की शॉप थी, ऐसे बैठा हुआ, कस्टमर कोई था नहीं। डैडी आए, डैड ने कहा बेटे काम कैसा चल रहा है? मैं कहा डैड मंदा है, काम स्लो है। डैडी ने कहा उठ। मैं उठ गया। डैडी कहते एक बात बता, ऊपर से लेकर नीचे तक गया, स्टॉक देखा क्या भरा है, क्या पूरा है, क्या कम है? मैंने कहा नहीं। डैडी कहते कस्टमर आया, तूने उससे पूछा कि तेरे पास क्या मॉडल पड़े हुए हैं, कि भैया आप ऐसे क्या मॉडल सजेस्ट करते हो मैं वो रखूँ? मैं कहा नहीं डैड। तू मार्केट में गया, कौन सी दुकान पे भीड़ है, कौन सी दुकान पे नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो डैडी कहते जब तेरा हाइजीन ही नहीं क्लीन नहीं है तो तू यहाँ पर मंदा मंदा कर रहा है। भाई मंदा तेरे माइंड में है। बहुत बढ़िया। और आप बिलीव करो चित्रेश जी, मैंने वो दिन और आज का दिन मैंने मंदा देखा ही नहीं। जिस दिन किसी दिन मैं अगर मंदा देख लेता हूँ ना, एक दिन मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ कि ललित अरोड़ा तू गलत कहाँ चल रहा है। फिर याद आता है अरे यार मेरा तो टच पॉइंट छूट रहा है यार, मैं अपने मार्केटिंग वाले भाइयों से ब्रीफिंग नहीं ले रहा, मैं अपने सेल्स वाले भाइयों से ब्रीफिंग नहीं ले रहा, या मैं अपने वीपी के साथ बैठ नहीं रहा, या मैं अपने पीछे मैं अपने सुपर से बात नहीं कर रहा, पार्टनर से बात नहीं कर रहा। तो मुझे मेरे फ्लॉज पता लग जाते हैं, मेरे नेगेटिव पता लग जाते हैं। तो मंदा यहाँ पर है। बंदे को लगता है ना मार्केट में मंदा चल रहा, मंदा है ही नहीं जेनरली। बंदा अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आए, बंदा अपना पूरा फ्लो चार्ट को बिल्कुल A1 देखे कि सब चीज़ें वो ओके करे, तो मंदा तो कहीं उसे दिखेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार डेफिनेशन दिया मंदा का, कि मंदा दिमाग में होता है और जब भी आपके लाइफ में मंदा आए तो जाके अपनी प्रॉपर हाइजीन चेक करो कि मैं कौन कौन सी डेली रूटीन या डेली कियारे अपने खुद के भूल रहा हूँ। राइट, हम टीम के कियारे तो रोज ध्यान रखते हैं, हाँ। अपने कियारे कहाँ अपने भूल रहे हैं। कहाँ गए। बहुत बढ़िया। तो सर आज यदि वापस आप 20s के हो जाएं तो अब कौन से बिजनेस करने में आपका इंटरेस्ट होगा आज के एरा के हिसाब से, 2026 के हिसाब से? चित्रेश जी मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को ना 20 का ही समझता हूँ। मैं जनरली बता रहा हूँ, इवन दो आई एम 44, लेकिन पता नहीं मेरा माइंड ना 2021 वाला ही है। अभी भी उतनी आग लगी हुई है यार, काम करना है वही जितना 20 साल वाले में थी। ठीक है, अभी भी मेरा मन करता है यार मैं अपनी टीम से आगे फ्रंट फुट में ही रह के काम करूं, ताकि मेरी टीम देखे यार ललित भाई जब इतना काम कर रहे हैं, मन भैया इतना काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे? तो वो वाला माइंडसेट तो आप ये लेके चलो, आपको लेके ही चलना पड़ेगा। अब इसके फ़ायदे बड़े हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर आपका 20 वाला माइंडसेट है तो आप यूथ की तरह सोचोगे। और सबसे बड़ी फ़ायदा ये है, मेरे पास 26 साल का एक्सपीरियंस है, तो आइडिया प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू हाइड्रोजन बम। तो वो दोनों चीज़ें आपका माइंडसेट के साथ रह गई ना, फिर तो आपने चौके चक्के मारने। यहाँ पर यूथ के साथ क्या होता है, बेचारों के साथ उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आइडियाज़ बड़े ज़बरदस्त हैं। तो उस टाइम पे उनको अपने फादर साहब के साथ लगना चाहिए, फादर साहब की बातें सुननी चाहिए, या जो उनके मेंटोर है, या फिर जो अगर ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं उनसे सीखें। तो वो बड़ी सारी चीज़ है। मैं तो उस टाइम पर भी यही वाली बात बोलूँगा। अगर मैं आज सोचूँ कि यार अगर मैं 20 का होता तो क्या करता, मैं यही काम करता। मैंने आपको बोला मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। तो सर आज जो बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, है ना, क्योंकि आपने ट्रेडिशनल बिजनेस भी देखा और नए युग का बिजनेस भी आप कर रहे हैं ऑलरेडी, आपने एक अच्छा ब्रांड बनाया। तो सर जो आज बिजनेस फेल हो रहे हैं, उनके फेल होने के पीछे आपके हिसाब से क्या क्या वो कारण है जिसके कारण वो फेल हो रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? एक्चुअली ना ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं फिर वही वाली बात बोलूँगा कि ना जो फेल हो रहे हैं ना, वो ना कहीं बैकफुट पे रहते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि सिर्फ पैसे वाइज इन्वेस्टमेंट करनी है। दे आर नॉट रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। जो बंद कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है अपने आप को चेंज करने के लिए, वो फ्लेक्सिबल नहीं है अपनी टीम की सुनने के लिए, वो फ्लेक्सिबल नहीं है टीम पे पैसा लगाने के लिए, वो फ्लेक्सिबल नहीं है अपनी टीम को ट्रेनिंग देने में, वो फ्लेक्सिबल नहीं है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, मैं ये लेके चलता हूँ कि मैंने अभी तक जितना सीखा वो सिर्फ अभी 30% है। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि मैं आप जैसे भाइयों से, अपने वातावरण में, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से जिनके साथ मैं उठ बैठ रहा हूँ, वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहे। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ न्यू लर्निंग्स, देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो क्या होता है, उनको लगता है यार अरे यार ये तो काम ही नहीं चल रहा यार। अरे भाई आप पैसा तो लगाओ टीम पे, अरे भाई आप ग्राउंड ज़ीरो पे तो जाओ, ग्राउंड ज़ीरो पे देखो तो सही आपके कॉम्पिटिटर जो अच्छा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपने टॉप की टॉप कंपनी को देखना है, आप बस अपने आसपास वाली कंपनीज को देख लो ना कि वो कैसे कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। वो आप बंद क्या करोगे, आप तो ऐसे ग्रोथ पे चले जाओगे जिस दिन आपने अपना ओपन माइंड कर लिया। लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। सेकंड थिंग, एक्चुअली है तो बड़े सारे रीज़न, सबसे बड़ी चीज़ ये, वो फैमिली में भी अपसेट रहते हैं, सिबलिंग को साथ में नहीं लेके चलते, अपने ब्रदर को साथ, उनको यार दोस्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं, भाई उनको ज़्यादा गंदे लगते हैं, यार दोस्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन यार दोस्त भी तभी तक अपने जब आपके यहाँ टैग लगा हुआ है राइट, सफलता का।
बस हमारे डैडी ने ये समझाया, आपका खून आपको नहीं मिलेगा, जो खून आपका है वो आप ही का रहेगा। अगर आपके ब्रदर हैं या आपकी सिस्टर हैं तो जो वो आपके लिए कर लेंगे वो बाहर वाला नहीं कर पाएगा, तो आप उनको साथ लेके चलो ना। हमारे डैडी ने स्टार्टिंग से समझाया हुआ, ऐसे रहोगे तो दूध मलाई खाओगे, ऐसे रहोगे तो हैंड टू माउथ रह जाओगे। फिर एक भाई दूसरे स्कूटर पे, एक भाई इस स्कूटर पे, एक भाई मेट्रो पे जा रहा है, एक भाई बस पकड़ के जा रहा है, फिर तो स्ट्रगल करते रहो। सर आपके पास बिजनेस का तजुर्बा भी था हाँ जी, जो आपको फादर से आपको मिला, हाँ जी, हाँ आपने जी, खुद भी 5-10 साल राइट, मेहनत की। हाँ जी, पहले आपने बेसिक्स क्लियर किया हाँ अपने, जी, फिर आपने लर्निंग की और लर्निंग करने के बाद आपने अपना ब्रांड शुरू किया और ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे हाँ लेके जी, गए। हाँ जी, यदि कोई बंदा बिजनेस करना चाहे और उसके पास पैसा कम हो या हाँ ना जी, हो, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए? शुरुआत में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि वो कहीं मार्केट में जाके पूरी R&D करे। मार्केट में जब तक नहीं जाएगा ना, ग्राउंड, मैं बार बार ग्राउंड जीरो इज इक्वल टू मार्केट, वो उस मार्केट में जाए, 3 महीने 6 महीने अपने नोट्स बनाए, ठीक है। और कहीं पर किसी के साथ अगर उसके भाई हैं तो उसके साथ मिलके काम शुरू कर लें, कम इन्वेस्टमेंट पे, सिर्फ ट्रेडर बन जाए, छोटे से ट्रेडर बन जाए, छोटे से रिटेलर बन जाए, सब उसी के अंदर उसको चन्ने चांदनी पता लग जाएगी। अभी वो पहले से सोचेगा, वो पहले रॉकेट लॉन्च कर दे, वो रॉकेट लॉन्च होने से पहले नीचे हो जाएगा। तो बेटर है वो कहीं ना कहीं पहले अपना ना होमवर्क स्ट्रॉन्ग करे, ऐसे बंदों के साथ बैठे जो प्रोडक्टिव माइंड के हो। जरूरी नहीं कि उसी कैटेगरी के, किसी दूसरी कैटेगरी के बैठ सकते हैं। तो पहले ना अपने से सक्सेसफुल प्लेयर को स्टडी करें। जरूरी नहीं कि हाँ जी हम सीधा अंबानी साहब को स्टडी करेंगे, यार और भी नीचे उनके प्लेयर्स हैं, बहुत नीचे प्लेयर्स हैं मार्केट के। बंदा अपने से ऊपर वाले बंदों को स्टडी करे ना एक बारी कि मार्केट में क्या चल रहा है ग्राउंड जीरो पे। तो मैं तो यही कहूँगा, आप एकदम से आप रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते, आपको पहले होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। आपको अपनी जूतियाँ आपको घिसानी पड़ेंगी। आप सोचो इंटरनेट से चैट जीपीटी सब बता देंगे, जेमिनी बाबू सब बता देंगे, नहीं जी नहीं, आपको जाना पड़ेगा मार्केट में। सर भारत में आज 126 यूनिकॉर्न है जिनमें से 95% लॉस में चल रहे हैं, और आपने एक ऐसा बिजनेस बिल्ड किया उसी दौर में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो बिजनेस प्रॉफिटेबल है। तो इन दोनों में क्या समानता और क्या असमानता थी? मतलब क्या डिफरेंट आपने किया कि आप ग्रोथ भी कर रहे हैं लगातार और आपने लॉस मेकिंग भी नहीं बनाया? ये ना चित्रेश जी, हम लोगों ने ना शुरू से प्लान किया हुआ था कि हमने ना एकदम से छलांग नहीं मारनी, सिस्टमेटिक छलांग मारनी है, ताकि रात को ना नींद बड़ी अच्छी आ जाए। एक ना पीस ऑफ माइंड भी नाम की कोई चीज़ होती है। हम मार्केट से उठा के पैसा अपने आप को दिखा रहे हैं जी, हम ये बन गए जी, फॉरेन फंडिंग उठा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने दिखाना किसको है? अरे ऑर्गेनिकली मेहनत करो ना। ऑर्गेनिकली आप मेहनत करोगे तो आराम से आप रात को जाके सोओगे भी। और अब क्या दिक्कत है अगर आप 10 साल स्कूटर पे चल पड़े तो? क्या दिक्कत है 5 साल आप मेट्रो पे चल पड़े तो? अरे सक्सेस बाद में चूमते हुए आएगी ना आपके पास। मैंने तो आप बिलीव करो 4x4 से लेके आज जो भी मैं देख रहा हूँ, मैं उसका सारा क्रेडिट मैं डैड को ही दूंगा। डैड ये बात बोलते हैं, बच्चों ज़्यादा छलांग नहीं मारनी, हमेशा ज़मीन पे रहना है, और कभी फॉरेन फंडिंग या किसी का भी इंडिया में किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं पकड़नी बैंक को छोड़ के। एक्सपेंशन करनी है, अगर कैलकुलेटेड एक्सपेंशन है तो बैंक से बढ़िया यार कोई नहीं है। तो हमने मेक इन इंडिया के लिए जो फैक्ट्री लगाई उसके लिए हमने बैंक की हेल्प ली। सर मतलब अभी तक के कन्वर्सेशन में जो मैं 5-6 पॉइंट समझाऊँ, यहाँ तक के कन्वर्सेशन को डिकोड करता हूँ कि आपको अपनी लर्निंग पे बहुत ध्यान देना है। जैसे ललित भाई ने अपने जीवन में शुरुआत की, अपने फादर के साथ बिजनेस में बैठे और हार्ड कोर लर्निंग की अपने बिजनेस की, तो बिजनेस की हार्ड कोर लर्निंग पे ध्यान देना है। दूसरा, मार्केट में रिसर्च ज़रूर करना है। चप्पल जाके जब तक नहीं घिसोगे आपको रियल पेन पॉइंट नहीं मिलेंगे, और जब तक रियल पेन पॉइंट नहीं मिलेंगे आप बिजनेस की सक्सेस स्टोरी को डिकोड नहीं कर पाओगे। तीसरा, जो अभी अभी ललित भाई ने बोला कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है जब आप एक्सपांशन कर रहे हैं, कि पैसे को कैसे आपको वाइजली यूटिलाइज करना है, कैसे उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। और उसके बाद जो सर ने बात बोली कि पीस ऑफ माइंड से काम करना बहुत ज़रूरी है। और इन सबसे भी बड़ी बात जो मुझे अब तक के कन्वर्सेशन में ललित भाई की सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग लगी, वो है कि अपने बड़े बुजुर्गों की लर्निंग का फ़ायदा लेना ही लेना है। आज जो स्टार्टअप बना के बार बार फेल हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपने से अनुभवी लोगों को या अपने फादर्स को उतनी रिस्पेक्ट या इज्जत देती नहीं। उनको लगता है इनको कुछ पता ही नहीं है, मुझे ही सब कुछ पता है। राइट। तो सर ये सारी बातें मुझे अब तक के कन्वर्सेशन में बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ आपकी जी। जो हार्ट टचिंग लगी, और जो मुझे लगता है कि आपकी सफलता के पीछे ये सारी रेसिपी काम कर रही है। तो ललित भाई, एक सवाल बहुत देर से Please। जहन में हाँ जी। था। जब आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो एक पर्सनल लाइफ भी होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ भी Right। होती है। इन दोनों को कैसे आपने बैलेंस किया, या आप सबने मिलकर बैलेंस किया कि कोई ईगो नहीं आ रहा है, कोई बड़ा है कौन है, छोटा कौन है वो नहीं आ रहा है, मेरी बात मानी जाएगी वो नहीं आ रहा है, ये सब कुछ नहीं आ रहा है,
तो उसको कैसे आपने प्रोफेशनली और पर्सनली मैनेज किया? अभी जो मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, आप बोलोगे अरे हर बात पे डैड को ले आते हैं प्यास में, लेकिन अब डैड ने हमें इतने इंजेक्शन दिए हुए हैं यार, मुझे ना, मैं डैड का नाम नहीं लूँगा ना तो ऐसा लगेगा मैं ना ज़्यादा ही वो हो रहा हूँ, तो इसका क्रेडिट भी डैड को है। डैड ने ऐसे इंजेक्शन दिए हुए, वो कहते हैं यार देखो ईगो रखो साइड में, ठीक है, बड़े को समझना चाहिए छोटे वाला बेटे के समान है, छोटे को समझना चाहिए बड़े वाला डैड के समान है। तो ये जब माइंडसेट रहेगा ना तो आपस में वो रिस्पेक्ट रहेगी रहेगी, ठीक है। ईगो रखो साइड में, तो उसमें क्या होता है कि नहीं तो अब इसमें मेरे और मन भाई में क्या होता है कि अगर मन भाई को कोई डिसीजन मेरा नहीं अच्छा लग रहा, मन भाई अपनी सजेशन दे दे, मन भाई लेकिन लास्ट में ये बात बोल देगा, ललित यार देख यार मैं तो नहीं चाहता लेकिन तेरा मन है तू कर ले, ठीक है। मेरे साथ भी यही होता है, मन को नहीं अच्छा लग रहा लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, तो मतलब वो हम लोग लेकिन फिर लास्ट में हम एक लाइन मार देते तेरा मन है तू कर ले, लेकिन फिर वो क्या होता है फिर दोनों भाई नहीं करते। जब ये डायलॉग आ जाता है कि हाँ, तेरा मन है तो कर ले, वो अल्टीमेटली पता लग जाता नहीं यार नहीं करना, तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। और बिल्कुल आपने सही बात बोली, एक बंदे की दो लाइफ होती है। मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। इन दोनों में आपका आपस में बैलेंस नहीं है ना, तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ दोनों लाइफ आपकी जीरो हो जाएंगी। मेरे डैड ने एक बात बोली है, पर्सनल लाइफ कभी आपकी अफेक्ट नहीं करनी चाहिए प्रोफेशनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ कभी नहीं अफेक्ट करनी चाहिए पर्सनल लाइफ को। अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहे हैं, वो आप गलती से भी अपने बिजनेस में ना लेके जाना प्रोफेशनल लाइफ में। एक 2.5 इंच की मुस्कुराहट एक आपके ना ऑफिस में हमेशा होनी चाहिए, चाहे घर पे जितनी मर्जी टेंशन हो, और ऑफिस में जितनी मर्जी टेंशन हो, आपका माल ना निकल रहा हो, कुछ कलेश चल रहे हो, वो आप घर पे मत लेके जाओ ताकि फैमिली ना सफ़र करे। फैमिली तो बैलेंस बनाना आना बैलेंस चाहिए कि बनाना घर को घर पे छोड़ के आओ और ऑफिस पे ऑफिस ही रहो। ऑफिस में राइट। मैं आप बिलीव करो, मैं घर जाके अपने बिजनेस की एक बात नहीं करता, कभी नहीं करता। क्यों यार, क्यों उनको टेंशन नहीं देनी यार, किस बात की। वो बेचारे पूरे दिन ये सोच रहे होते हैं कि हमारे डैड या हमारे हस्बैंड वहाँ पर काम कर रहे हैं और रात को मैं टेंशन लेके चला अरे कम ऑन यार, वो उनका क्वालिटी टाइम है। जब मैं ऑफिस के बाद पहुँच रहा हूँ तो दे डिज़र्व अ क्वालिटी टाइम फ्रॉम माई साइड। तो मैं बस इसलिए मैं कभी डिस्कस ही नहीं करता। और अगर कोई घर पे टेंशन चले, मैं ऑफिस में क्यों लेके जाऊँ, फिर वही पूरे दिन खुंदक निकलती रहेगी। फिर लड़के बात करेंगे आज लड़के आया बाबू, तो मैं वो डायलॉग नहीं सुनना चाहता ना। हाँ, कई कंपनी में चलता ही है। हाँ, तो बेटर है ना यार, आप घर पे छोड़ के आओ ना। सर अधिकांश प्रोफेशनल जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं वो आज भी सर्वाइवल मोड पे होते हैं हमेशा, कि मैं सर्वाइवल कैसे करूं, मैं अपने बिजनेस को कैसे बचा लूं, जो बनाया मेरे बाप दादाओं ने मैं उसको कैसे संभाल लूं, उसको कैसे आज सस्टेन कर लूं। तो सर्वाइवल से ग्रोथ माइंडसेट पे जब आप गए तो आपने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? कुछ तो आपने बताया, चप्पल घिसने वाला बताया आपने, रिसर्च बताया आपने, और क्या ऐसा ग्रोथ माइंडसेट में क्या ऐसी चीज़ थी जो आप एक्स्ट्रा कर पाए? सर ये जो आपने बात बोली ना, जो बंदे कहते हैं यार मैं अपने बाप दादा का ही बिजनेस संभाल के रख लूँ वही बड़ी काफ़ी है। सर वो ना कंफर्ट जोन में है, वो कहानी मना रहे हैं यार मैं ना सिर्फ बिजनेस सस्टेन कर पा रहा हूँ यार, बिजनेस मैंने पैसा नहीं बचा यार। अरे काका, बिजनेस में पैसा नहीं बचा तो तेरे जो बिजनेस वाली कैटेगरी में जो टाइकून है वो कैसे कर रहे हैं? वो टाइकून भी तो कुछ कर रहे हैं। हर कैटेगरी का कोई ना कोई टाइकून होते हैं, और एक टाइकून नहीं होता, 5 टाइकून होते हैं। बस वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो मेरा बस क्वेश्चन ये है कि भाई आप क्या कहानियाँ मार रहे हो? मैं अपने बाप दादा का सिर्फ बिजनेस सर्वाइवल मोड में बैठा हूँ यार, बस चल रही है किसी तरह गाड़ी, ठीक है, वो कंफर्ट जोन में है। अब हमारा लेके चलिए, मैं अगर आपको बोल दूँ यार बस यार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है यार, बस ठीक है यार काम चल रहा है यार, बस नहीं। आप जब तक अपनी टीम को इन्हेंस नहीं करते रहोगे, आप जब तक अपनी टीम को बिल्ड नहीं करोगे, जब आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, और ग्राउंड जीरो तो मैंने आपको बोल ही दिया, और जब तक आप रिस्क टेकिंग स्टेप नहीं लेते रहोगे, आपका ग्रोथ माइंडसेट हो ही नहीं सकता। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपको अपने से बेटर टैलेंट लेके आना है। मैं सोचूं मेरे पास 26 साल का एक्सपीरियंस है, सामने वाला मुझे क्या सिखाएगा? ना जी ना। आपको टाइम टू टाइम आपको अपने से बेटर टैलेंट लाना पड़ेगा और उनके ऊपर बैंक ऑन करना पड़ेगा। मैं कहानियाँ नहीं मार सकता 26 साल पहले जो कमाइयाँ होती थी यार अब वो रह नहीं गई यार। अरे कमाइयाँ आज भी हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वी आर ब्लेस्ड, हम इंडिया में हैं। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, जिसने इंडिया में नहीं कमाया उसने कहीं नहीं कमाया। पूरा वर्ल्ड इंडिया में कमाने आ रहा है। हाँ, पूरा वर्ल्ड इंडिया में कमाने आ रहा है, और हम यहाँ कहानियाँ मार रहे हैं, मंदा है, अरे यार बस यार गुजारा चल रहा है। अरे यार 25 साल पहले जो कमाइयाँ थी वो नहीं है भाई साहब, मार्केट भी तो बढ़ गई, वो क्यों नहीं बता रहा? पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। हाँ राइट। आज हम लोग जब हमारे समय में हमारे फादर्स काम करते थे, हम लोग किराए के घरों में रहते थे। राइट। अब लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि सब अपने अपने घरों में आ रहे हैं, कितना कंजम्पशन बढ़ गया। मैं 2004 तक पता नहीं कितने किराए हुए घरों पे धक्के खाए हम लोगों ने, 2004 तक, मन भाई और मैंने। डैड के अंडर, डैड हमारे क्या करते थे, 1-2 बारी घर लिया उसको बेच दिया। हम छोटे छोटे होते थे, डैडी को बोलते हैं डैडी ये क्यों बेचा? डैडी कहते पुत्र सुन, दुकान से घर बनती है, घर से दुकान नहीं बनते। आगे भी बेचना होगा, मैं 10 बारी बेचूंगा घर, अगर एक्सपेंशन करनी है।
तो ये रिस्क टेकिंग जो फैक्टर है ना, वो हर बंदे के माइंड में नहीं आता। हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, तो वो कोई फ़ायदा नहीं ना। आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, आपके अंदर करेज होना चाहिए। तो ललित भाई, अभी आपको आपके खुद के डोमेन की बात करें या और डोमेन्स की बात करें, जैसा कि आपने बोला पूरा वर्ल्ड इंडिया में कमाने आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपके हिसाब से कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल है या जिनमें आप नेक्स्ट बैट करना पसंद करोगे? पहला, अभी यूबॉन ने होम अप्लाइंसेस लॉन्च की है। होम अप्लाइंसेस ऐसी चीज़ है जो आपको हर घर में दिखेगी और 365 डेज़ का काम है, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज है, ठीक है। अभी मुझे पता मेरे कॉम्पिटिटर भी सोचेंगे चलो यार यूबॉन के पीछे पीछे, क्योंकि हमें फॉलो करने वाले बहुत हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा यूबॉन ये कर रहा है तो करो भाई, तो ठीक है, वी आर ब्लेस्ड। तो दूसरा, फूड इंडस्ट्री, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को बाहर की खाने की आदत पड़ी हुई है, उतनी ज़्यादा फूड इंडस्ट्री, मैं कह रहा हूँ जबरदस्त बूम। ये तो 365 दिन वाला काम है। Right. बस आपके वो वाली बात है कि आपका वो जो आपकी टीम है ना, वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। 365 दिन 3 टाइम वाला। अरे यार क्या बात आपने ऐड कर दी, हाँ 3 टाइम वाला। तीसरा, क्लोथिंग। बंदा कहता है नहीं नहीं यार भैया बहुत सस्ते में बिक रहे हैं। अरे भाई आप उसी सस्ते में तो अपने लाइन खोजो। राइट। क्या कर रहे हो, ब्रांड करो अपना। तो मतलब बहुत बहुत सारा पोटेंशियल है इंडिया में। तो मैं यही पूछना चाहता हाँ नेक्स्ट जी। क्वेश्चन कि सर ब्रांडिंग आपके हिसाब से क्या है और आपने अपनी ब्रांडिंग को कैसे बड़ा बनाया? अच्छा सर देखो, ब्रांडिंग ना एक बच्चा होता है, आपका बेबी होता है। आप सोचो बेबी को 4 साल का कर दो फिर उसके बाद मार्केट में छोड़ दो, नहीं। एक बाप के लिए ना एक बेटा, एक बेटी की केयर। मेरे पास अभी भी कॉल आई थोड़ी देर पहले, पुत्र कितने, खाना खाया नहीं खाया, क्या कर रहे हैं। मतलब अभी मैं 44 ईयर्स का हो गया हूँ बट डैड अभी भी ध्यान रख रहे हैं। तो सेम ब्रांड भी हमारे बच्चे की तरह है। आप 3-4 साल जोर लगा दोगे, 1 साल जोर लगा दोगे, वो भाई साहब आपको मरते दम तक उसका ध्यान रखना है। फिर बंदा कहता है मेरा ब्रांड नहीं चला, क्यों नहीं चला? भाई साहब ने 2-3 साल बाद छोड़ दिया या टीम के भरोसे दे दिया। टीम भी तभी तक केयर करेगी जब तक हम केयर करेंगे। जब तक उसको दिखेगा आपका इन्वॉल्वमेंट। एग्जैक्टली, टीम अपनी जगह ठीक है, टीम तो बोलेगी। तो बस वही वाला पॉइंट होता है। मैं तो बोलता हूँ टीम, ब्रांड आपके बच्चे की तरह है, आपको ब्रांडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ब्रांडिंग इज़ ऑल अबाउट 365 डेज। अगर आपका ब्रांड है तो आपको ब्रांडिंग 365 दिन आपको करनी पड़ेगी। आपने वो वाला ज़माना भी देखा जब पैम्पलेट बांटे जाते थे, हाँ जी, न्यूज़पेपर हाँ जी। पैड लगाए हाँ जाते जी, थे, हाँ जी, हाँ जी। और आपने वो ज़माना भी देखा जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जाती है, जब फेसबुक ऐड चलाए जाते हैं। राइट। तो आपकी ग्रोथ में ऑफलाइन ने ज़्यादा इम्पैक्ट दिया या ऑनलाइन ने ज़्यादा इम्पैक्ट जी। दिया, या दोनों का क्या रोल रहा और किसको ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते मैं हैं? आपको एक बात बताऊं, पहले सिर्फ पैम्फलेट था, ऐड थी, प्रिंटेड ऐड थी, ठीक है। अभी जो आपने कहा ऑनलाइन, आपका यूबॉन दोनों चला रहे हैं। अभी भी पैम्फलेट जा रहे हैं टीयर 2, टीयर 3 में, टीयर 1 में कहीं ना कहीं, और अभी भी फेसबुक पे, इंस्टा पे एडें चल रही है। तो मैंने आपको अभी यही वाली बात बोली, ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट 365 डेज, ठीक है। मैं सोचूं मेरे लिए सिर्फ ऑफलाइन मीडिया ही A1 है तो मैं गलत हूँ आज की डेट में, ठीक है। मैं सोचूं मेरे लिए ऑनलाइन ही बहुत बड़ा मीडियम है, मैं तब भी गलत हूँ। मुझे दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। मतलब जो ऑडियंस ऑनलाइन है आपने उसके लिए ऑनलाइन ब्रांडिंग की, और जो ऑफलाइन आज भी ऑफलाइन देख रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा एज वाले हैं 50-55, वो आज भी पैम्पलेट एग्जैक्टली, न्यूज़पेपर का। बिल्कुल से मैं ऑफलाइन ऑनलाइन मैं दोनों पे ही बैलेंस बना के चलता हूँ। तो सर कौन से मार्केटिंग मूव्स थे आपकी स्टोरी में, लाइफ की ग्रोथ स्टोरी में, जिन मार्केटिंग मूव्स ने आपको टॉप प्लेयर बनाने में हेल्प की? देखो जी चित्रेश भाई, पहली बात तो एक ऐड ही सबसे बड़ा जरिया नहीं होता आपके ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रांड्स ना उसको इग्नोर कर देते हैं। कंटिन्यूसली R&D, एक R&D आपका होना चाहिए कंटिन्यूसली। सेकंड थिंग, प्राइस कॉन्शियस। और तीसरी चीज़ जो R&D से रिलेटेड है, क्वालिटी कंट्रोल। जब, और फोर्थ चीज़ भी मैं बोल देता हूँ, एक आपका ना इमोशनल टच आपके पार्टनर्स के साथ। आपके पार्टनर मतलब जो जितने भी यूबॉन के पार्टनर्स ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनके साथ ना हमारा इमोशनल टच है, सारे दिल के साथ जुड़े हुए हैं। और बंदा माल तभी बेचेगा आज की डेट में, सारा ना इमोशनल टच वाली बात है, जब हमारा इमोशनल टच होगा उनके साथ, ठीक है। तो मार्केटिंग मैं पहले ये लेके चलता हूँ, पहले 3 या 4 बंदा ये चीज़ें कर ले, उसके बाद ये ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग करे। यार आप क्वालिटी पे ध्यान दे नहीं रहे, R&D टीम आपने बिठाई नहीं हुई, ठीक है। प्राइस कॉन्शियस आप हो नहीं, ब्रांड कस्टमर्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके वो है नहीं, तो आप मार्केटिंग आप क्या करोगे? पहले मार्केटिंग के तो मैं 4 एस्पेक्ट्स तो मैं पहले यही जानता हूँ, फिर उसके बाद आप ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग करो। आपके क्वालिटी में दम नहीं होगा तो मैं मार्केटिंग क्या कर लूँगा? मतलब मैं यहाँ पे ये समझ पा रहा हूँ कि पहला स्टेप होना चाहिए प्रोडक्ट डेवलप करना, प्रोडक्ट पे बार बार रिसर्च कर करके प्रोडक्ट डेवलप करना, फिर उसके बाद मार्केटिंग करना, और मार्केटिंग करने के बाद जो आपके पार्टनर बने हैं उनके साथ आपका
इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ एक पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 फ्रेमवर्क अपनाए जिससे आप नेक्स्ट लेवल पे आए। सर अभी भी क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस में हैं, सर कंप्लेंट भी बहुत आती होंगी इस पर्टिकुलर डोमेन में कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट भेजा और वो प्रोडक्ट किसी कारण से क्वालिटी सक्सेसफुल नहीं हो जब बड़े पाया। से बड़े ब्रांड का भी आ जाता है। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो सर उस स्थिति को कैसे डील करते हैं, और ऐसा कोई चैलेंज कभी आया क्या जब लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही बस के बाहर हो गई है गेम? राइट, ठीक है। देखो जी, अगर कंप्लेंट्स नहीं आएंगी ना तो इसका मतलब आपको ना सही तरह फीडबैक नहीं आ रहे। हम लोग ना कंप्लेंट्स को ना वेलकम करते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुश होते हैं कि चलो यार ठीक है, हमें पता चल रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हम और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जब कंप्लेंट्स आती हैं, हमने स्पेशली अपने कस्टमर केयर की टीम बिठाई हुई है, ठीक है, पूरा एक प्रॉपर एक चैनल सेट किया हुआ है, R&D टीम बैठी हुई है, हमारे ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियर्स हैं। तो कहीं भी कोई कंप्लेंट आती है हम फटाफट उस पर रेड अलर्ट करते हैं और उसको कोशिश करते हैं विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर वो रिजॉल्व हो जाए। और जब वो प्रोडक्ट फिर भी नहीं ठीक होता फिर हम उसको चेंज कर देते हैं, अगर वो गारंटी टाइम में है। जिससे क्या होगी, हमारा ना एक यूबॉन के प्रति ना एक ट्रस्ट बना रहे ऑल ओवर इंडिया में। अपनी ओर से तो पूरी कोशिश कर लो। बाकी एक और बात है, जब आप अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकते, पूरे आपकी फैमिली खुश नहीं रहती आपके पूरे टाइम, तो आप आगे इंडिया में क्या खुश करोगे। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट करो कि यार अपनी ओर से मतलब सामने वाले को आप खुश करके रखो। तो सर इसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डीप हाँ करते जी, हाँ हैं जी, हाँ जी। कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या क्या काम यूबॉन ने किए जो बाकी लोग नहीं करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं? इसमें ना यूबॉन ने सबसे बेस्ट पॉइंट क्या किया हुआ है, यूबॉन ने ना रिप्लेसमेंट पॉलिसी बड़ी अच्छी रखी हुई है। पीस टू पीस रिप्लेस है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की। और सेकेंड थिंग, ट्रस्ट भी ऐसा रखा हुआ है कि जब कस्टमर्स के हाथ में यूबॉन का प्रोडक्ट आता है ना, वो वैल्यू फॉर मनी से कहीं ज़्यादा दिख जाता है। कि अगर कोई कस्टमर स्पीकर ले रहा है, वो कहता है यार इतने रेट में ये क्या स्पीकर आ गया, ज़बरदस्त यार, वैल्यू फॉर मनी। हम लोग ना जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, पहले तो उस पर ध्यान देते ही देते हैं, साथ में जब क्वालिटी उसके हाथ में आती है ना तो कस्टमर कहता है यार मज़ा आ गया यार यूबॉन में यार। तो मतलब ऐसे ही आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सर्विस पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भी आप मौका ही मत आने दो ना कि कोई कंप्लेंट आए। तो आप क्वालिटी को ही ऑलरेडी इतना टाइट कर दो, इतना अच्छा कर दो कि कस्टमर बोले यार मज़ा आ गया यार। हम साउंड के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ग्रेट। तो सर कोई एक यूनिक चीज़ यूबॉन में जो आपको एवरेज बिजनेसमैन से हटके बनाता है? ट्रांसपेरेंसी। और आप ये लेके चलो क्लियर, जो क्लियर बिजनेस करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, उसके अंदर विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कोई मक्खनबाजी नहीं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, यूबॉन में माल हमेशा शॉर्ट ही रहते हैं। तो आप ये लेके चले माल बाद में आता है, बिक पहले जाता है। तो मेरे पार्टनर्स की यही कंप्लेंट होती है, अरे भैया क्या कर रहे हो यार, माल तो ज़्यादा मंगाओ। लेकिन हमने एक चीज़ सीखी है, माल कम मंगाओ, सुखी रहो। ज़्यादा मंगा लोगे ओवर स्टॉक हो जाएगा, तो आप उतना मंगाओ ना, डिमांड से थोड़ा सा कम मंगाओ, तो तभी बंदा मतलब कम से कम हमारे साथ तो ये बेस्ट रहा है कि माल थोड़ा कम मंगाओ, सुखी रहो। हमेशा माल कम रहता होगा तो कभी पेमेंट के लिए कोई ना चैलेंज नहीं आता नहीं, होगा? पेमेंट के लिए कोई चैलेंज ही नहीं है ना, टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पेमेंट की कोई चैलेंज ही नहीं है। हमारे सारे पार्टनर्स बड़े अच्छे हैं, सारे एक मिनट से पहले करते हैं कि हाँ यार यूबॉन के साथ काम करना है और इसी के साथ काम करना है। बड़े ब्रांड आए, बड़े ब्रांडों ने सोचा इस किले को भेदें, इस किले को ज़रा देखें यार, जहाँ जहाँ यूबॉन है। और मज़े वाली बात ये, जितने ब्रांड थे सारे यूबॉन वाले पार्टनर्स के पास गए, तो उनको लगा यार चलो इनको थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं, थोड़ा कुछ और कर देते हैं। लेकिन टच वुड वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसे पार्टनर्स मिले। फटाफट फ़ोन आ जाता था उस ब्रांड के जाने के बाद, भैया ये ब्रांड आया था। मैं कहा कोई नहीं, अच्छी बात है ना, नहीं आएंगे तो मन भाई और मुझे डाउट होगा कि हम कहीं गलत कर रहे हैं, राइट। तो हम तो सही जा रहे हैं। सर जैसे मिनिमलिस्ट को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीद लिया, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे आईटीसी ने बहुत हाँ सारे जी, हाँ ब्रांड जी, हाँ खरीदे, तो सर यूबॉन के पास भी ऐसे ऑफर आते रहते होंगे, राइट। तो कभी आपका मन नहीं हुआ एक साथ 200-500 करोड़ रुपए लो और यूबॉन को? सर हम वो हजारों 100 500 करोड़ वाले बंदे नहीं है। नहीं सर, ठीक है, हम लोग बूटस्ट्रैप कंपनी है और कभी फिगर्स भी नहीं देखना चाहते जिससे दिमाग ना खराब हो। हमारा अपना बच्चा, मैंने अभी आपको क्या बोला, ब्रांड आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को नहीं दोगे ना किसी के हाथ में। हाँ जी, ये तो हमारा पैशन है। अब वो ना, मैं आपको बताऊँ, अब हम ना पैसे की भूख नहीं, हमें काम की भूख है, तो आप अपने ब्रांड को दोगे नहीं किसी को। तो काम करते करते इतना बड़ा नेटवर्क बनाया आपने, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है नेटवर्क का ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है बिजनेस को ग्रो करने में, या आपके पैसे का ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है बिजनेस को ग्रो करने में? नेटवर्क का। कोई वो relevant कहते हैं ना, example? हाँ मैं अभी आपको बताता हूँ। वो कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है, ठीक है। एग्जाम्पल सुनिए, मेरे पास जो 25-26 साल पहले काउंटर पे जो कस्टमर्स आते थे, 80% आज की डेट में वो मेरे पार्टनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में।
मतलब आप सोचो जो काउंटर पे माल लेने आते थे वॉकिंग कस्टमर, उनमें से कुछ हमने अपने हीरे निकाले और उनको अपना पार्टनर्स बनाया। वो आप सोचो 25 साल बाद भी वो अब आज की डेट में वहाँ के सुपर बने हुए, राजा साहब बने हुए उस स्टेट के, उस जगह के। तो ये हुआ नेटवर्क की ताकत। और नेटवर्क की ताकत और कैसे कर सकते हो आप, आपका जितना स्ट्रांग नेटवर्क होगा उतना ही वो आपकी हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ऊपर ले जाने में। यहाँ पर कई बंदे क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे क्यों नेटवर्क चाहिए यार, मेरे पास तो पैसा है। अरे पैसे का आपने अचार चाटना है, पैसा फिर उतना ही रहेगा। अगर आपने उसको 3x 4x 5x 10x करना है तो आपका नेटवर्क भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो 36 ब्रांड आए, 36 ब्रांड चले गए। मैं ब्रांडों का नाम नहीं लूँगा, बड़े से बड़े ब्रांड आप देखना, उन लोगों ने अपने आप को स्क्वीज़ कर लिया रेदर देन एक्सपेंडिंग, या अपने नेटवर्क का फ़ायदा नहीं उठाया, नेटवर्क को बढ़ाया नहीं, वो वहीं पर स्क्वीज़ हो गए क्योंकि दूसरे ब्रांड आगे चले गए। तो आपको पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी नेटवर्किंग है। सर शार्क टैंक में एक एपिसोड मैंने देखा था, हम बिना ब्रांड का नाम लिए और बिना व्यक्ति का नाम लिए, मैं खाली इंसिडेंट हाँ जी से जानना चाहूँगा। हाँ जी। उसमें एक शार्क ने एक ब्रांड को बहुत ज़्यादा डिफेम किया था क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर जैसा उसको फील हो रहा था। हाँ, है ना, आप समझ गए होंगे। राइट उसकी बेइज्जती करी। तो हाँ जी। तो ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ कि किसी ने आपको दबाने की कोशिश किया हो, किसी ने आपको मार्केट से उखाड़ने की कोशिश किया हो, आपको डायरेक्ट धमकी दिया हो, या डायरेक्ट आपको उसका मार्केट जब आप खा रहे हो तो डायरेक्ट आपको तकलीफ देने की कोशिश की हो? सर आपको पता है चित्रेश जी, ये ना बड़ा अच्छा होता है जब होता है ना ऐसा, तो मन भाई और मैं ना और अपने आप को टोज पे ले आते हैं और अपने आप को बकल अप कर लेते हैं। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, और मज़ा आता है। हम ना इसको ना बड़े हेल्दी कंपटीशन में लेते हैं कि यार कम ऑन, रुकने का नहीं, चलने का नहीं, दौड़ने का, ठीक है। दिखाते हैं कि दोनों ब्रदर्स क्या कर सकते हैं, काम में अच्छा दिखा के, अनएथिकल करके कुछ नहीं, काम में और अच्छा करके, और अपने आप को स्ट्रांग करके, और अपने लूप होल्स को और टाइट करके। बड़े सारे इंसिडेंट्स आए हैं। अगर सुनने वाले मेरे में से अगर कोई ऐसा बंदा था तो वो समझ आएगा कि ललित भैया क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं उसको काम का जवाब काम से ही देता हूँ, तू आजा काका, हम तेरे साथ ही हैं, लेकिन मेरे पास बकलोलियों का टाइम नहीं है, हम अपने काम पे ही ध्यान देंगे। फिर हम और वो जो लूप होल्स होते हैं ना, हम और उसको भरने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है सर, कभी कभी आना चाहिए ऐसे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो ललित भाई, ये बात से समझ में आता है कि आप बड़े स्किल्ड आदमी हैं अपने बिजनेस में। सर अभी और हो रहे हैं, अभी तो 30% हुआ है, 70% अभी बहुत स्कोप है। तो सर जितना 30% आपने किया है, हाँ जी। उसमें स्किल और पैसे, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा भूमिका होती है? स्किल की। सर पैसे वाले ना पैसा नीचे ही लेके जाते हैं अगर स्किल ना हो तो। वो जितना मर्जी उनके पास बापू का पैसा हो, स्किल नहीं होगी ना, अक्ल नहीं होगी बात करने की ना, ज़मीन पे नहीं रहेंगे ना, वो पैसा नेगेटिव ही ले जाएंगे। स्किल से पैसा बन सकता है, पैसे से स्किल नहीं बनेगा। नेचर या कैरेक्टर बंदे का पैसे से नहीं आएगा, वो नेचर और कैरेक्टर से ही पैसा बना लेगा वो। तो ललित भाई, आपने अल्ट्रा रिच लोगों को फोकस ना करके मिडिल क्लास को ज़्यादा फोकस किया, और मेट्रो को फोकस ना करके बी टाउन, सी टाउन, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ज़्यादा फोकस किया। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि आज भी इंडिया के टायर 2 टायर 3 में ज़्यादा पोटेंशियल है क्या, और है तो कैसे है? सर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि रीज़न क्या है कि वहीं पर मेन पॉपुलेशन है। अभी आपने अर्बन में इतनी नहीं देखोगे जितना आप रूरल में देख लोगे, और ये रूरल में ना इतनी कंपनी गई नहीं हुई वहाँ पर। पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट देने का मज़ा तो वहाँ पर आता है कि उन लोगों ने कभी एंटरटेनमेंट जो पहले नहीं देखा था वो हम उनको अवेलेबल करवा रहे हैं उनके पॉकेट के हिसाब से। यहाँ पर तो चलो ठीक है, अर्बन में हाई कॉपी भी बिक रहा है, दूसरे ब्रांड भी बिक रहे हैं, चलो ठीक है, हम यहाँ पर भी कैटर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूम हमें वहाँ पर आ रही है वो हमें वॉल्यूम अर्बन में अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और क्योंकि यहाँ पर ना हाई कॉपी ज़्यादा बिक रहा है, लोगों को पता नहीं जो मर्जी वॉट एवर द रीज़न इज, तो ठीक है, हमें रूरल में ज़्यादा स्कोप दिखता है। मतलब आज भी रूरल में हम काम करें हाँ, तो बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके राइट। हाँ जी, जाया जा सकता है। हाँ जी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ललित जी, जब आपके साथ आज कुछ यूथ आते होंगे काम करने के लिए, सीखने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि यूथ का होना ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में, या एक्सपीरियंस लोगों का होना ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में? चित्रेश जी, यूथ का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। वो एक्सपीरियंस हमारे पास होता है, ठीक है, आइडियाज़ उनके पास होते हैं। लेकिन क्या होता है, आइडियाज़ ना कोई ज़रूरी नहीं कि वो 100% सफल हो जाए। अब उसमें एक्सपीरियंस काम आता है इवेल्युएट करने के लिए। हाँ, इवेल्युएट करने के लिए। ये नहीं ना अंधेरे में 3 मार दिया, हाँ जी 100% होगा जी। आपको उसके डीमेरिट्स पता होते हैं, आप उसे सामने वाले से लो, आजकल क्या चल रहा है वो आपको यूथ बताएगा, फंकी शंकी। अब जिस हिसाब से हमारा ब्रांड है वो यूथ के साथ पूरा कनेक्टेड है, तो वो हमें देते रहते हैं अपनी सजेशन, हम उसको पॉजिटिवली लेते रहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस हमारे पास है कि हाँ यार माल को कैसे बेचना है। तो लेकिन फिर भी मैं और मन भाई अपना 20 साल वाला ही दिमाग रखते हैं हमेशा कि भाई यूथ वाला ऑलवेज रेडी टू लर्न। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो सर अब मैं फिटनेस वाली बातें आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर आप आज भी 20 के दिखते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं?
इसके लिए डिसिप्लिन लाइफ। थोड़ा सा और डिटेल और में अगर बताएं। डिटेल में जाएं तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका सुबह से शाम तक का सर रूटीन। देखो, मैं रातों का प्लेयर नहीं हूँ, ना मेरे भ्राताश्री हैं, मन भैया भी रातों के प्लेयर नहीं है। रात को हमें 9:30 तक बेड पे जाना ही जाना है। मॉर्निंग में 5 o'clock 5:15 तक उठना ही उठना है। किसी दिन लॉन्ग रनिंग है तो 4:30 उठना है। तो 5 o'clock या 5:15 या 5:30 तक मैक्सिमम उठ के अपना वर्कआउट करना है। 2 hours लगाने हैं जिम में, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, आपको ना एनर्जी आती है, पूरे दिन का एक फ्लो बनता है, और आपका जितना जो भी स्ट्रेस होता है ना एक दिन पहले का, वो आपका सारा रिलीव आउट हो जाता है। आपको एक स्ट्रेस बस्टर चाहिए। कुछ बंदे पी के अपना स्ट्रेस आउट करते हैं, कुछ बंदे सो के स्ट्रेस आउट रिलीव करते हैं, हम लोग वर्कआउट करके करते हैं। और क्या होता है उससे, अगर आप फिट हो ना तो आप हिट हो। क्या होता है, आपकी जितनी टीम है ना वो आपको ना नोट करती है कि यार बाऊ हमारा ढीला आया है, बाऊ इतना बड़ा पेट लेके आया है, बाऊ के यहाँ पर कालापन है, अबे यार बाऊ तो गया हुआ है यार, कोई नहीं, बाऊ को पागल बनाते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट जा रहे हो ना, कम आपकी टीम मेंबर भी पूरे पूरे टोज पे रहते हैं, अरे यार भैया में इतनी एनर्जी है, भैया पूरे एनर्जेटिक हैं, पूरे दिन उसमें रहते हैं, तो हम भी रहेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है ना। पूरी कंपनी अगर फिट है तो फिर तो हो गया। हमारे यहाँ कंपलसरी है, हर हाफ एन आवर में, हर 1 hour में इन्होंने वर्कआउट करना है, अपने वहीं पर जगह पे खड़े होके। हमारी कंपनी में हम लोगों ने कंपलसरी रखा हुआ है, जिससे क्या हो कि यार कि कंपनी भी तो फिट रहे ना यार। हाँ मतलब एक एंटरप्रेन्योर को फिट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी, और उसकी टीम को भी बहुत ज़रूरी है। तो सर सुबह से शाम तक का रूटीन और सुबह से शाम तक क्या खाते हैं जो हाँ इतने जी। फिट रहते हैं, वो थोड़ा डिटेल में यार भी आप बहुत- बता सके तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खाने में ना हम लोग बड़ा सिंपल सा लेते हैं, दलिया। दलिया के अंदर प्रोटीन डाल लेते हैं, सैशे आते हैं प्रोटीन के, वो ले लिया, या कभी एवोकाडो सैंडविच ले लिया मल्टीग्रेन में। फिर उसके बाद दोपहर को एक चपाती ले लिया, रोल ले लिया, पनीर रोल ले लिया। बीइंग अ वेजिटेरियन, वैसे तो एग ले लेता हूँ, एगिटेरियन हूँ, नॉन वेज कभी नहीं। तो जिस दिन MWF है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे, इस दिन हम एग्स ले लेते हैं, ऑमलेट से प्रोटीन आ जाता है। नहीं तो फिर प्रोटीन शेक है अपना। रात को फिर दलिया, तो वही दलिया के अंदर प्रोटीन डाल लिया। फिर हेल्दी रखो सर अपने आप को यार ये। और वर्कआउट शुरू होने से पहले ब्लैक कॉफ़ी ले ली थोड़ा सा, उससे पहले कुछ जो मैं नट्स रात को भिगो के रखता हूँ वो ले लिया। सर देखो, मेरी एक थ्योरी है, डोंट ईट लेस बट ईट राइट। जितना सादा खाओगे, मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता था, जितना सादा खाओगे ना उतना सुखी रहोगे। ये आप पराठों में, पूड़ियों में, भटूरे, मैंने बहुत खा के देख लिए, बहुत खा के देख लिए। वो तो मुझे पता चल गया था कि यार भाई ये हो गया मेरा डबल फेस चेन, पूरा मेरा टमी हो गया ऐसे। मैंने कहा ये लग क्या रहा हूँ मैं अपने आप को जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहा। मैं कहा भाई राम 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 राम, ठीक है। चीट डे भी कभी 2-3 महीने में एक दिन रख लो, रख लिया, बाकी ये चीज़ों से बंदा दूर ही रहे। ये आपका डायरेक्ट अफेक्ट मारता है आपके काम को। अगर आप रात को 1-2 बजे तक पार्टियां करोगे, आप अगले दिन क्या, आप जाके बैठ तो जाओगे चेयर पे, लेकिन अपना बेस्ट क्या दे पाओगे? परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। आपकी अटेंडेंस तो लगी, आई एम प्रेजेंट। मतलब फिटनेस, एंटरप्रेन्योर के लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है यदि वो अच्छा परफॉर्म। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका ग्रोथ माइंडसेट है ना, तो फिटनेस का तो सबसे मेन वाइटल रोल है। हमारे यहाँ पर रूल है, डैड कहते हैं बच्चों पहले वर्कआउट करके आना है, फिर उसके बाद काम पे आना है। मतलब अभी भी डैड हमसे पूछते पुत्र गया नहीं गया उस पर, या कभी कभी नीचे गार्ड से इंक्वायरी ले लेते हैं, आज बेटा गया थी नहीं गया था। मैं कह रेडी, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ये जलवे बरकरार रखना। हाँ, तो हमें भी एक आंसरेबिलिटी रहती है यार, हाँ यार ठीक है, डैड को बताना है। वाह। तो आपको लगता है कि एक बिजनेसमैन को या एक एंटरप्रेन्योर को फोकस और एनर्जी के लिए हमेशा फिट होना ही होना चाहिए? सर वो चाहे बिजनेस वाला बंदा हो, चाहे वो कहीं जॉब करता हो, उसको फिट तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि फिट है तो हिट है। माइंड आपका क्लीन रहता है। आप फिट नहीं रहोगे, आप बंदे बोलते हैं ना मुझे स्ट्रेस हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, अरे भाई क्या है ये स्ट्रेस डिप्रेशन, ये तो पूरी लाइफ चलता रहेगा। अगर आप अपना दिमाग नहीं क्लियर करोगे, ये तो चलता रहेगा। तो आपको उसको कट करने के लिए आपको कुछ अपना पर्सनल ग्रूमिंग की जरूरत है ना। तो पर्सनल ग्रूमिंग है, ये पर्सनल डेवलपमेंट है। जैसे पैसा, जैसे आपको रोजी रोटी चलाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा पैसा, वैसे अपनी बॉडी को चलाने के लिए आपको अपना वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा ना। तो सर स्ट्रेस की जैसे आपने बात की, तो आपके ऊपर भी स्ट्रेस आता होगा, बिजनेस का स्ट्रेस होता होगा, प्रेशर होता होगा, तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं? एक बात बताओ, आप अपने घर के बच्चों को पूछोगे ना कोई स्ट्रेस है, वो बता देगा मुझे स्ट्रेस है, ठीक है, मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस है। या वो उसके बाद जब वो 12th कंप्लीट कर देगा फिर उसको स्ट्रेस है उसका कैरियर, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कुछ बन जाएगा तब स्ट्रेस है। मेरे डैडी ने ना बहुत पहले एक बात बोली थी बचपन में कि बच्चों, बंदा जब तक नहीं निकल जाता ना तब तक स्ट्रेस नहीं खत्म होगा। एक स्ट्रेस आएगा, खत्म हो जाएगा, फिर चौथे पाँचवें दिन एक नया स्ट्रेस आएगा। मतलब बंदे तक निकल ना जाए। हाँ, फिर एक 10 दिन बाद एक और स्ट्रेस आएगा, फिर कोई परेशान आत्मा आएगी आपको परेशान करने के लिए। फिर आप
उससे भी निबड़ के फ्री हो जाओगे, फिर एक 10 दिन बाद और एक स्ट्रेस आ जाएगा। तो उस स्ट्रेस में तो आप अपनी पूरी लाइफ की माँ नहीं कर दोगे, लंका लगा दोगे। तो बेटर है स्ट्रेस को ना एज अ चैलेंज फेस करो और खुश हो जाओ कि यार मैं और अपने आप को इस स्ट्रेस को और मैं कैसे फाइट आउट करूँगा। मतलब आपको रीबिल्ड करने का नया मौका हर नया स्ट्रेस मौका देता है। और क्या, आप अपने आप को और टेस्ट करोगे, भाई मैं इस स्ट्रेस को कैसे फाइट आउट कर रहा हूँ। तो स्ट्रेस तो चलते रहेंगे। कोई बंदा आपको बाहर बेचारा जो गार्ड है ना, उसको भी स्ट्रेस है, बच्चे की मैरिज कैसे करूँगा, ठीक है, रिक्शा वाला चल रहा है वो भी है, एक जो बहुत बड़े जो हैं, जो सबसे ऊपर हैं, उनको अपने बच्चों का स्ट्रेस है, ठीक है। तो स्ट्रेस तो सभी को है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो हम क्या चीज़ हैं, तो बेटर है ना माइंडसेट। तो बस वो माइंडसेट आपका अगर पॉजिटिव है ना, स्ट्रेस कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू। ग्रेट। हाँ जी, तो सर ग्रोथ के लिए एक अल्ट्रा फोकस्ड माइंडसेट चाहिए। एग्जैक्टली। तो अल्ट्रा फोकस्ड माइंडसेट बनाने के लिए हेल्थ कैसे आपको सपोर्ट करती है और आप उस फोकस को हमेशा बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हैं? सर क्या होता है, इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होती है बनाए रखने के लिए कि यार नहीं यार, फिटनेस के लिए जाना ही जाना है यार, क्योंकि जब तक केमिकल लोचा नहीं आता ना, तब तक बंदा बड़ा कैजुअली लेता है। मैं तो ये लेके चलता हूँ, ये फिटनेस में जाना और अपने काम पे पूरा अल्ट्रा फोकस, लेज़र फोकस रखना, ये सारा केमिकल लोचा है। जिस दिन केमिकल लोचा आ गया, फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो वो केमिकल लोचा आने के लिए आपको प्रोडक्टिव बंदों के साथ, फिट बंदों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। वाह, बहुत बढ़िया। संगत रखनी पड़ेगी संगत वैसे। रखनी पड़ेगी। डिस्ट्रक्टिव बंदों के साथ बैठोगे ना, हाँ मेरा यार आजा रात को चले यार, बेटा चल कारोबार करने चलते हैं, चल यार चल कहीं और चलते हैं। ओ भाई क्या चल रहा है ये, आप अपनी नैया खुद ही नीचे लेके जा रहे हो। आपकी कंपनी मैटर करती है आपको कैसे लेके जाता है। मेरा कोई रात का यार दोस्त नहीं है, मेरे सारे मॉर्निंग के हैं। वाह। और वो भी मॉर्निंग के यार दोस्त ऐसे हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई मुझे अपने वर्कआउट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं कहा मुझे बकलोलियाँ नहीं मारनी। अब कुछ बंदे क्या करते हैं, सुबह वर्कआउट तो करने जाते हैं, लेकिन वो बातें ज़्यादा करते हैं, हाँ हाँ ही। मतलब वर्कआउट मुंह वाला बस करते वो हैं। मुंह वाला वर्कआउट करते हैं और 2 घंटे मारेंगे, कहेंगे जी हम फिटनेस, हम वर्कआउट कर रहे हैं, हाथों में बैंड वैंड पहने हुए, पूरा वर्कआउट वाला अटायर लेके, वो भाई साहब मटकी वहीं निकली हुई है। फिर कहते हैं फ़र्क नहीं आ रहा। भाई आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रख रहे, आप बकलोलियों में लगे हुए हो, भाई आपका वर्कआउट कहाँ है। वो बड़ी सारी चीज़ें ना माइंडसेट वाली बातें हैं। अल्ट्रा फोकस तभी आएगा जब आप पूरा अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे। तो सर इसको यदि हम एक लाइन में समराइज हाँ करें जी। कि कौन सी ऐसी हैबिट रही जिन्होंने आपको डिफरेंट बनाया आपकी लाइफ में? हाँ जी। कौन सी ऐसी फिटनेस हैबिट थी आपकी? फिटनेस हैबिट या फिर काम की हैबिट्स भी सारी दोनों सारी। दोनों सर। मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहली, आपका जो डेली शेड्यूल है, अगर आपका एक टाइम टेबल नहीं बना हुआ ना, तो आप कहीं नहीं खड़े हुए। अगर आपने सोचा यार मैं सुबह 8 बजे उठ के जिम जाऊँगा, फिर वो 8 नहीं बजेंगे, वो 9 बज जाएंगे, फिर आपको ऑफिस जाने की टेंशन होगी। अगर आपके माइंड में है कि मैंने 5:30 उठना ही उठना है, 5 o'clock उठना ही उठना है, तो आपका वो टाइम सेट हो गया। अगर आप रात को ही 11-12 बजे 1 बजे तक वेब सीरीज़ की धन्नो लगा रहे हो, चल यार आज ये वेब सीरीज़ आ गई, चल आज वो वेब सीरीज़ आ गई, देखते देखते बंदा कहता है सीज़न सारी निबेड़ लो, एपिसोड 1 2 3 4, फिर तो आप सुबह उठ गए, नहीं उठ पाओगे। तो वो हैबिट ना आपको थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, मन भाई और मेरे साथ, हमारे पास ना फैमिली का सपोर्ट बहुत है। कई बंदों के ना हाई कमांड उनको टॉन्ट मार मार के उनकी पूरी लाइफ ही नेगेटिव कर देती है कि भाई चलो रात को चलें, चलो भाई सुबह कहीं और चलें। मतलब कुछ आपको जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं आएगी ना, अभी टचवुड मेरे और मन भाई के साथ क्या है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, एक वो चीज़ है। जब फैमिली वाली टांग खींचेंगे ना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक सबसे बड़ा तो आपके रूटीन में ये होना चाहिए कि फैमिली को आप बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में। फैमिली को सीधी बात बोल दो और फैमिली समझती भी है, भाई दूध मलाई खानी है तो हमें आगे बढ़ने दो, लग्जूरियस लाइफ चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो सर रियल वेल्थ क्रिएशन करने का क्या फॉर्मूला रहा आपका और क्या फॉर्मूला आप सजेस्ट करेंगे? सर रियल वेल्थ क्रिएशन का ना फॉर्मूला, सबसे बड़ा फॉर्मूला है अपनी बड़ों की रिस्पेक्ट करना। आप अपने यारों दोस्तों को राम राम कर रहे हो, जपियाँ पा रहे हो, आई माई बड़ी है वो, ठीक है। आप अपने सिबलिंग से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने मॉम डैड से आप तमीज़ से बात नहीं कर रहे, अपने वाइफ से ही बड़ी अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, अपने बच्चों से ही अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, या अपनी वाइफ से तू करके बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं वेल्थ को रोकती हैं मल्टीपल होने में। तो मैं इसको ना थोड़ा सा वहम तो नहीं कहूँगा, लेकिन एटिकेट्स बोलूँगा। पहले आप घर वालों को तो खुश करो यार, उनकी ब्लेसिंग तो लो, ब्लेसिंग वहीं छुपी पड़ी हैं, उनका साथ होगा, आप पीस ऑफ माइंड से बाहर जाओगे। यार दोस्तों आपकी सक्सेस देख के आपसे हाई लो करेंगे, ठीक है। अभी मुझे पता है मेरे यार दोस्त कुछ खुंदक खा रहे होंगे, लेकिन उनको पता है ललित कड़वा है, लेकिन सच्चा है, ठीक है। मैं उनको यार दोस्तों को ये बात बोलता हूँ। तो अब पॉइंट ये है कि अच्छा, फिर दूसरी बात, आपने अपना जो आपने वेल्थ क्रिएशन की बात बोली, ग्राउंड ज़ीरो पे आपका टच होना बहुत ज़रूरी है।
ग्राउंड जीरो बोले तो ये नहीं कि सीधा जाके नोना बाबू बन के ऑफिस में बैठ गए। आपको फ़ोन पे नहीं, आपको उस ग्राउंड ज़ीरो पे जाना पड़ेगा। अगर आपका एक एरिया खाली है मणिपुर, आपको मणिपुर जाना पड़ेगा। देखो वहाँ पर किस ब्रांड ने ओवरटेक किया हुआ है, वहाँ पर क्या चल रहा है, पब्लिक का क्या टेस्ट है, किस रेट में क्या माल बिक रहा है। आपको फिर उसी हिसाब से प्लान आउट करना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का अलग अलग प्लान बनता है। बहुत बढ़िया। आप ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते, ऑफिस में बना सकते हो, लेकिन असली एग्जीक्यूशन आपको वहीं जाके करना पड़ेगा। प्लानिंग ऑफिस में हो सकते हैं, एग्जीक्यूशन तो हाँ, फील्ड पे ही होगा। एग्जीक्यूशन तो वहीं पर होगा आपका। मैं सोच लूँ, मैं अगर अपनी फैक्ट्री में, मैं सिर्फ यहीं से नोएडा फैक्ट्री में अपने करता रहूँ, हाँ जी ये बन रहा है वो बन रहा है, मैं अगर वहाँ पर रेड ना मारूँ, छापा ना मारूँ, ठीक है, तो वो तो बड़े कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को ना बिल्कुल टोज पे कैसे रख रहे हो। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी। ललित भाई, ऐसा बोला जाता है कि बिजनेस में आपको दो चेहरे रखने पड़ते हाँ हैं, जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी। या तो आपकी टीम में आप अपने को फाउंडर या आप दोनों में ऐसी सिनर्जी होनी चाहिए कि एक आदमी गुड मैन का काम करे, एक आदमी बैड मैन का काम करे। तो आप अपनी कंपनी में गुड मैन हो या बैड मैन हो या दोनों हो? मैं आपको बताऊं तो टीम से पूछूं तो टीम कहती है मन भैया बड़े प्यारे हैं, मन भैया बड़े चॉकलेटी हैं, ठीक है, मन भैया बड़े शांत रहते हैं, बड़े प्यार से डांटते हैं। और यहीं पर ललित भाई आते हैं तो यार वो ना बिल्कुल डैडी का दूसरा रूप है। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन अभी चक्कर क्या है, आप ना ज़्यादा सॉफ्ट होके भी काम कर नहीं सकते। कुछ मेरे भाई लोग ना टैलेंटेड तो हैं लेकिन प्यार मांगते हैं वो, ठीक है। अब वो अगर डिलीवर नहीं कर पाते, अगर रिपीटेडली वो कुछ कर रहे हैं, कोई बार बार गलती कर रहे हैं, तो फिर मैं बोलता हूँ यार प्लीज़ यार क्या कर रहे हो यार। क्योंकि मुझे ना चित्रेश भाई, मेरी एक आदत है, मैं कोई भी नया टैलेंट आता है ना, मैं उसको बोलता हूँ ना अभी ना आपके 2 या 3 महीने कूलिंग पीरियड के हैं। अभी मेरी कंपनी अब आपकी कंपनी हो गई है, आपको कोई प्रेशर नहीं देंगे, आप आराम से सीखिए, ठीक है। और मैं पुराने बंदे को लाके बोलता हूँ कि आप इनको ट्रेंड करिए, ट्रेंड करिए, क्योंकि क्या होता है कि वो पुराना बंदा थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। जैसे नया आदमी आता है हाँ, तो मैं पुराने बंदे को बोलता हूँ भाई तेरा एक एनवलप है, तेरा एक प्राइज बनी है, तो इसको ट्रेंड कर, मैं इसका टेस्ट लूँगा। तो वो थोड़ा सा ना फिर क्या होता है, जब मैं 6 महीने 9 महीने 1 साल 2 साल के बाद जब मैं देखता हूँ यार वो नहीं सीख पा रहे, ठीक है, फिर मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा देखो यार कंपनी में लाइबिलिटी नहीं बनना यार। मैंने कहा अगर ललित अरोड़ा भी लाइबिलिटी बना हुआ है ना, अगर ललित अरोड़ा अपने ऑफिस में IPL देख रहा है तो इसका मतलब मैं लाइबिलिटी हूँ, ठीक है। मेरा और आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि हमने कंपनी को कमा के देना है, कंपनी हमें ना कमा के दे, हमने कंपनी को कमा के देना है। कंपनी अगर हमारे लिए कमाएगी फिर तो हो गया काम। भाई हम किस लिए हैं, हम यहाँ कंपनी को कमा के देने के लिए हैं। तो मैंने कहा भाई एक एक रोल सबका यही है, कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगा, सब एसेट बनेंगे। मैं आसपास सबको बोलता हूँ, मैंने कहा भाई सबने आँख कान बनना है। कोई अगर आपको लग रहा है कोई अगर मोबाइल के मैया लगा रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, तो मुझे बताओ, मुझे कंपनी में लाइबिलिटी नहीं चाहिए। तो वह मैं इसी हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव उसमें चला जाता हूँ, लेकिन आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट, मेरे नेचर में। बीइंग अ लियो मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, लेकिन ऑन द अदर साइड जो मेरे बिल्कुल क्लोज में है, मेरी टीम वाले, उनको पता है ललित भैया कितने अच्छे हैं। वो मतलब आप कहते हैं, नारियल हैं, ऊपर से सख्त दिखते हैं। वो सर पता नहीं, मैं हूँ थोड़ा सा सख्ती हूँ हल्का था, लेकिन रहना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो सर ये दुनिया खा जाएगी, ग्रेट। दुनिया खा जाएगी, जेनरली बता रहा हूँ। मैं कभी कंपनी में डिपेंड नहीं रहता। मैं कहता हूँ यार पहले मुझे आना चाहिए जो मेरी कंपनी जो मेरी टीम कर रही है, तभी टीम को पता भी है कि हाँ जी ललित भैया पहले आगे बढ़ चढ़ के पहले खुद काम करते हैं। तो ललित भाई, ऐसा भी कई बार होता होगा कि कोई कंपनी में आता होगा, थोड़ा ही काम करता होगा और फिर उसको लगने लगता होगा ये छत पूरी मुझ पे ही टिकी है, हाँ हाँ हाँ। उसके हाव भाव बदल जाते हैं। इस सिचुएशन को कैसे डील करते हो? चित्रेश भाई ऐसा होता रहता है। तो मैंने ना एक बड़ी अच्छी एक थ्योरी करी हुई है, मैं बैकअप का भी बैकअप लेके चलता हूँ। तो मैं कभी ना कंपनी डिपेंड ही नहीं रहती एक बंदे पे। जैसे कंपनी ललित अरोड़ा पे डिपेंड नहीं है ना मनदीप अरोड़ा पे, तो वैसी कंपनी किसी इंडिविजुअल पे, किसी टीम मेंबर पे डिपेंड नहीं है। हर भाई को पता है मेरे समेत कि उसका भी एक बैकअप पड़ा हुआ है। मैं अब इसका भी एक ग्रोथ माइंडसेट है। मैं अगर ये सोचूं कि यार मैं कंपनी के पैसे बचाऊं, यार मैं एक लिमिटेड टीम के साथ ही काम करूं, तो फिर तो मैं टीम के अंडर हो जाऊंगा। लेकिन यही अगर मैं थोड़ा एक्सपेंशन वाला दिमाग सोचूं, यार अभी मैं थोड़े से पैसे खर्च कर देता हूँ और थोड़े फालतू पैसे खर्च कर देता हूँ, थोड़े टीम और लेके आता हूँ और स्ट्रॉन्ग करता हूँ, 1 से बोले 2, 2 से बोले 4। तो हर बंदे को पता है अगर मुझे डिज़ाइनर चाहिए 2, तो मैंने डिज़ाइनर की टीम रखी हुई है 10 बंदों की, 6 से 8, 8 से 10। मुझे पता है अकाउंट टीम मुझे 5 बंदों की चाहिए, तो मैंने 10 बंदे रखे हुए हैं। मार्केटिंग टीम अगर मेरे पास 10 बंदे, तो मैंने वो 20 रखे हुए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी फिगर्स अलग ही हैं, ठीक है। सेल्स वाले अगर मेरे पास 10 होने चाहिए तो मैं उसे 20 रखता हूँ, कि जिससे ना कोई हवा में ना उड़े, हाँ, कोई ये ना समझे कि मेरे बिना कि कंपनी भाई नहीं कंपनी चलेगी। मेरे। मैं तो उनको बात बोलता हूँ, मैंने कहा जिस दिन किसी की गलत फहमी आ जाए, मैंने अभी सबको बुलाया था, मैं कह इधर आ जाओ भाई, सारे आ जाओ, ठीक है, अगर बैट बॉल की बात कर ही रहे हो, ठीक है। मैंने कहा जिस दिन किसी भाई के माइंड में आ जाए कि कंपनी उस पर डिपेंड है, 1 हफ्ता छुट्टी लेके बैठ जाना।
मैं कहा तुम्हें दिखाऊंगा कंपनी कैसे चलती है। मैं कहा जब ललित अरोड़ा के बिना काम चलता है, मैं अगर अभी 15 दिन कहीं बाहर था, कंपनी चली थी ना, माल निकला था ना? कह रहे हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा तो फिर किस बात की गलतफहमी लेके बैठे हो भाई? किसी के माइंड में 1% में डाउट है, घर पे बैठो, एक हफ्ता तुम्हें कंपनी चला के दिखा दूंगा, 1 महीना, लेकिन मुझे आप लोगों की ज़रूरत है एज अ टीम, नॉट एज एन इंडिविजुअल। तो टीम के लिए तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो आप लोग। इंडिविजुअली अगर किसी को लग रहा है कि भैया मेरे पे डिपेंड है, तो हम लोग डिपेंड नहीं है, टीम तो मुझे चाहिए। विदाउट टीम वी आर जीरो, बट इंडिविजुअल नहीं। सर लास्ट 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा हाँ जी। करंट टॉपिक से रिलेटेड। हाँ जी हाँ जी। एक जो पूरे विश्व में जो वॉर छिड़े हुए हैं, हाँ जी। इसका बिजनेस में आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होगा? और दूसरा, जो एआई का इतना हुआ बना हुआ है पूरे देश में, हाँ जी। इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसको कैसे आप स्ट्रेटजी लगा रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों से मुझे ऐसे कंपनी को बाहर निकालना है? देखिए, जो आपने वॉर की बात करी, मैं आपको बताऊं तो टचवुड वी आर ब्लेस्ड कि हमारा 365 डेज़ का काम है। थोड़ा से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ डॉलर, ठीक है, जो फ्लक्चुएशन हो रही है, लेकिन बाकी जिस लाइन में मैं हूँ उस लाइन में कभी मंदा आता ही नहीं। मंदा आएगा तो मैंने आपको वो रीज़न बताया था, वो बंदे के माइंड में मंदा आएगा, फिर उसको 10 एक्सक्यूज़ ही दिखेंगे। वॉर चल रही है, बंदे खर्च नहीं कर रहे। अरे भाई मोबाइल तो चार्ज कर रहे हो ना, केबल तो चाहिए आपको, म्यूज़िक तो सुन रहे हो ना, एंटरटेनमेंट तो पूरा ले रहे हो, या घर के अंदर बैठ गए आप, ठीक है, तो काम तो और बढ़ेगा, आप देखना। अब आते हैं एआई पे। एआई पे आप ये है कि आपको एआई को एज अ फ्रेंड बनाना है, नॉट एज एन थ्रेट या फिर नॉट एज अ कॉम्पिटिटर। एआई तो आपका फ्रेंड है। आप देखो ना, आप एआई की हेल्प लेके और अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हो। आप उसके लिए अच्छा टैलेंट रखो जो आपको अच्छी डायरेक्शन दिखाए कि हाँ जी हम यूबॉर्न के साथ होम अप्लाइंसेज या मोबाइल एक्सेसरीज को और ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये तो थ्रेट नहीं है, ये तो आपकी मार्केट आप लेके जाने वाला है। इट्स ऑल अबाउट कि आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हो टेक्नोलॉजी को। नहीं तो कोई दूसरा बंदा यूज़ कर जाएगा, फिर आप हाथ मलते रह जाओगे, अरे यार ये क्या किया यार, फिर हम दूसरा बहाना मारेंगे, मंदा है। बंदा कभी अपनी गलती नहीं मानेगा कि मैं कर सकता था। बंदा दूसरे बड़े सारे एक्सक्यूज़ दे देगा, अरे यार मंदा चल रहा है यार, पता नहीं यार पैसा गायब है मार्केट से। पैसा कोई गायब नहीं है, पैसा गायब किया गया है, बंदे ने गायब किया। सर वैसे मैं ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता था, पर एक और क्वेश्चन आ गया मन में। सर आपने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में अपने फादर के साथ इतना टाइम इन्वेस्ट किया, सीखा, फिर बाद में अपने अपना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के बिजनेस पे लेके गए। तो सर बिजनेस में जब आप अपने फादर के साथ ही काम कर रहे थे, तो कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि यार इस बिज़नेस में मज़ा नहीं आ रहा है, चलो यार कोई दूसरा बिजनेस ट्राई करता हूँ, मैं कोई नई फील्ड एक्सप्लोर करता हूँ? ऐसा कभी विचार नहीं आया काम करते करते? सर एक बारी भी नहीं आया। मैं तो अभी भी डैड और मन के साथ ही कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा अपने मरते दम तक। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, कोई था ही नहीं कि यार या तो मैं डॉक्टर बना हुआ हूँ या इंजीनियर बनाऊँ। चलो मैं डॉक्टर इंजीनियर बन के भी मैं कोई झंडे ना गाड़ पाता जो मैं अभी झंडे टचवुड जो अभी मैं गाड़ रहा हूँ या आगे और भी गाड़ूंगा। तो इसका तो कोई दूसरा वो मेरी बेवकूफ़ी होती है अगर मैं कोई दूसरी लाइन सोचता। मैंने आपको बोला ना, यूबॉर्न ऐसी लाइन में है जो 365 डेज़ का बिजनेस है, मैं उसी को पेनिट्रेट करूँ ना। अभी मेरे इतने सारे एरियाज, इतनी सारी जगह खाली हैं जहाँ पर मैंने और काम करना है, जबकि अभी 3000+ सिटीज़ में यूबॉर्न अवेलेबल है, लेकिन फिर भी काम करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। या तो मैं कंफर्ट 3000+ सिटीज़ में? 3000+ सिटीज़ में इंडिया के अंदर। तो आप ये लेके चलो कि जब मैं इतने बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी स्कोप इतना काम करने का। या तो मतलब मैं बोलूँ जितने एमएलए हैं पूरे देश में, सबके यहाँ आपने दुकान खोल दी है? मोस्टली, लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी और काम करने का इतना स्कोप है, मतलब मैं थक जाऊँगा लेकिन काम नहीं ख़त्म होगा। वाह, और थकना है नहीं। बहुत बढ़िया, हाँ जी। बहुत बढ़िया। ललित जी, अब कुछ बिल्कुल फास्ट वाले आंसर चाहूँगा, वन लाइनर या वन वर्ड। तो सर एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है आपके हिसाब से? पीस ऑफ माइंड, फैमिली का प्यार। सर मनी और पीस में ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, Peace. क्या मैटर करता है? पीस। सर एक फेलियर जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो? एक फेलियर, कोई फेलियर ही नहीं है। फेलियर तो हमेशा आपको ना आगे बढ़ाता है, तो फेलियर कुछ है ही नहीं। सीरियसली वो फेलियर ही आपको आगे सक्सेस पे लेके जाता है। जाने से पहले क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे? जाने से पहले यार बस सबको रिस्पेक्ट देते रहो, हवा में मत रहो, ज़मीन पे रहो। सर यदि आज सब कुछ रीसेट हो जाता है तो फिर ज़ीरो से कैसे रीबिल्ड करेंगे? आए तो सही, पैशन है, एनर्जी है, तजुर्बा है। तो सर फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ की जर्नी में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही ना, तो आप मैदान जंग मतलब वर्क प्लेस पे, आप वहाँ पर जाके आप काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड में आपका फोकस वहीं रहेगा। अरे यार मम्मी नाराज़ हो गई, आज मैंने मम्मी से नाराज़ होकर बात करी है, अरे यार वाइफ से खुंदक में बात कर ली, अरे बच्चे को आज डांट दिया, अरे डैड को इतना पूछा नहीं। तो वो बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं गिल्टी होगी, लेकिन हमारे ईगो की वजह से हम उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे घर पे।
तो वो तो आपका फैमिली का तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप और आपके भाई दोनों क्या क्या रोल प्ले करते हैं बिजनेस में? यदि वन वर्ड देना चाहें तो भी, बड़ा देना मन चाहें। भाई रहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मैं रहता हूँ पीछे मैनेजमेंट ऑपरेशन ये सब देखने में, लेकिन हम दोनों इतने ट्रेंड हैं उसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। और सेल्स मार्केटिंग? सेल्स और मार्केटिंग हम दोनों ब्रदर्स देखते हैं, ओके। लेकिन मन भाई ज़्यादा उसमें चैंपियन है। तो कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो आपके और भाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती हैं? यार वो बड़ा पेशेंस वाला बंदा है, मैं एग्रेसिव हूँ। हाँ जी, बाकी कॉन्फ्लिक्ट होते तो बीइंग अ यंगर ब्रदर मैं सरेंडर कर देता हूँ, ठीक है ब्रदर जैसे तू बोल। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, Right. एज अ लक्ष्मण, यस बॉस। अभी पापा ने बोला भी है कि बड़े को बेटे के रूप में राइट देखना राइट चाहिए। राइट 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 राइट। सर, आपके फैमिली में इतना अच्छा ट्रस्ट बने रहने की एक इम्पॉर्टेंट वजह, डैड, एक लेसन जो आप अपने भाई से सीखे हैं? कैसे पेशेंस रखनी है, कैसे बिल्कुल ना अपना पेशेंस नहीं खोना। तो सर, फैमिली लाइफ ज़्यादा इजी रही या बिजनेस लाइफ? दोनों ही ईजी रही, टच वुड। जब आपकी वो फैमिली सपोर्टिव हो ना तो आपका बिजनेस लाइफ भी ईजी हो जाती है और फैमिली लाइफ भी ईजी हो जाती है। हाँ, फैमिली से ही कलेशुओं की तरह जाओगे, कलेश करके जाओगे घर से, आप आगे काम क्या कर पाओगे? तो दोनों लाइफ ईजी है। तो दोस्तों, हमने सारे एस्पेक्ट पे ललित भाई से बात की और ललित भाई ने एकदम बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। और इस पूरे कन्वर्सेशन में मुझे जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ लगी कि यदि आप अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में पीस ऑफ माइंड होना। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में संतुलन बनाना। और इन सब के साथ ज़रूरी है कि जो आपके साथ जुड़े हैं, मतलब जो आपकी टीम है, जो आपके वेंडर्स हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके कस्टमर हैं, उन सब के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट रखना। और लास्टली जो मुझे सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग हुई वो ये कि आपको अपने माइंडसेट को वैसा बनाना है कि मंदी नाम का शब्द कभी दिमाग में ना आए, और जब जब मंदी नाम का शब्द आपके दिमाग में आए तो आपको बाहर, जो आपके खुद के रीच के बाहर है, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल में है कि व्हाट यू कैन डू टू मेक योर लाइफ बेटर, उस पे मंथन करना है बजाय दुनिया को दोष देने के। तो ललित भाई ने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ों का जवाब दिया, मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। और कई जगह तो मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि सवाल कोई और पूछ रहा है और जवाब मैं खुद ही दे रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे इनकी बातें रेजोनेट हुई अपने खुद के स्वभाव के साथ। तो यदि आप लोग ललित भाई से और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए, हम वापस ललित भाई को बुलाना चाहेंगे, क्योंकि अभी मेरे और भी सवाल बाकी हैं जो मैं ललित भाई से पूछना चाहता था। तो उन सवालों के साथ आपके सवाल भी ले लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ललित भाई, बहुत मज़ा आया और बहुत आनंद आया पूरे वर्क। मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।